सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी क्लास है एडवर्ब की 45 दिन 45 मैराथन में। और क्योंकि पेपर बहुत पास में है और एक दो चैप्टर हमारे बाकी रह गए थे, तो मैंने ये डिसाइड करा है कि इन एक दो चैप्टर की जो क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हुए ये एक चैप्टर एक ही क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। लाइव क्लास लेने में क्या होता है कि एक चैप्टर ऑलरेडी 2-3 क्लास में चला जाता है, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कम समय में और कंप्लीट चैप्टर आपका कवर हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बस मैं ये बता देता हूँ, अभी पूरा माहौल पेपर का बना हुआ है और पेपर के माहौल में आप सारे लोग परेशान रहते हैं एक चीज़ को लेके, और वो है आपका PQRS। PQRS को लेके काफ़ी सारे बच्चों में डर बना रहता है। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि PQRS का कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो एग्जाम में, तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे जाके PQRS बाई प्रशांत सर, और आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। ये वीडियो मैंने आज से 3 महीने पहले डाली थी और इस तरीके से डाली थी कि छोटे हों, लंबे हों, सेंटेंस जंबल हों या पैरा जंबल हों, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आप आसानी से टैकल कर पाओ और बहुत कम समय में, बाकी बच्चों से जो एवरेज टाइम है उससे भी कम समय में आप PQRS के सारे क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाओ। अगर आपको स्पेशली लंबे लंबे PQRS देखने हैं तो आपको ये वीडियो भी दिखेगी CPO मेंस के PQRS, क्योंकि CPO मेंस में अक्सर करके बड़े बड़े PQRS आते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। बाकी फ्रेजल वर्ब भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों की राह में कांटे की तरह से चुभता रहता है, तो आप फ्रेजल वर्ब भी जरूर देख सकते हैं। ये भी 3 महीने पहले की वीडियो है और काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको देखा है, तो बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो 2024 के 36 सेट ये इस एक वीडियो के अंदर अवेलेबल हैं, आप ये जरूर देखें। इससे आपकी तैयारी को अलग लेवल पे ले जा सकते हैं आप लोग। आइए शुरुआत करते हैं आज एडवर्ब चैप्टर की। अब एडवर्ब होता क्या है मेरे भाई? आपने बचपन से लेके अब तक बहुत बार डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी वर्ब को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं। यानी कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। मैं आपको इस डेफिनेशन को और एक्सपेंड करके बताता हूँ। एडवर्ब कायदे की बात यह है कि अगर किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देनी है, वर्ब के बारे में देनी है, एडजेक्टिव के बारे में देनी है, एडवर्ब के बारे में देनी है, प्रीपोजिशन पे एम्फेसिस डालना है, कंजंक्शन पे एम्फेसिस डालना है, या पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में कुछ जानकारी देनी है, उस हर एक चीज़ के लिए हमें एडवर्ब की ही ज़रूरत होती है। सो हमें एडवर्ब या एडवर्बियल भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो एडवर्ब की ज़रूरत होती है। तो ये डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या क्या फंक्शंस बेसिकली एडवर्ब करता है, तो क्या क्या काम करता है एडवर्ब, तो ध्यान देंगे एक बार। सबसे कॉमन जो एडवर्ब्स आपके आते हैं, तो आपने एक मैनर वाला सुना होगा, काफी एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर कौन से होते हैं? जो आपका तरीका बताता है, हाउ, कोई काम किस तरह से किया जा रहा है, हाउ का रिप्लाई होता है ये, तो आप कह सकते हैं रिप्लाई ऑफ हाउ, ठीक है। ये हाउ का रिप्लाई होता है। सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो LY वाले होते हैं, ठीक है। स्मार्टली हो गया, पीसफुली हो गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। दूसरा आपका होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसा कोई भी वर्ड या फ्रेज जो स्थान बताता है कि कोई एक्शन कहां पर हुआ, स्थान यानी कि वेयर का रिप्लाई जो होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तीसरा आप कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसा एडवर्ब जो ये बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ, कोई एक्शन कब हुआ, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी, कोई एक्शन कितनी बार हुआ, कोई कितनी बार आया, कोई कितनी बार गया, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स दो तरीके के होते हैं, एक इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी और एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे नंबर जो है वो फिक्स नहीं है, डेफिनिट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे नंबर जो है वो फिक्स होता है। इंडेफिनिट में जैसे ऑलवेज आ गया, सेल्डम आ गया, रेयरली आ गया, ठीक है, और आपका समटाइम्स आ गया, रेगुलरली आ गया। इंडेफिनिट ये वाले हो गए। डेफिनिट का मतलब होता है जैसे एवरीडे आ गया, डेली आ गया, ट्वाइस आ गया, थ्राइस आ गया, ये आपके डेफिनिट में आ जाते हैं। इंडेफिनिट वाले फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो मिड पोजीशन में, यानी कि सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। और जो आपके डेफिनिट वाले होते हैं वो सामान्यतः सेंटेंस के अंत में आते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो डिग्री एडवर्ब्स होते हैं, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे वेरी हो गया, रियली हो गया, मच हो गया, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। ये किसी एडजेक्टिव के पहले सामान्यतः लग के उसकी इंटेंसिटी को एक तरीके से बढ़ाते हैं। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ फोकस भी होते हैं, जो किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड पे एम्फेसाइज
करने का काम करते हैं या उसको फोकस करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ एडवर्ब ऑफ निगेशन आपके होते हैं। जो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं ना उनको एडवर्ब ऑफ निगेशन कह देते हैं, जैसे नॉट हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम वगैरह भी हो गए। काफ़ी सारे एडवर्ब ऑफ निगेशन ऐसे होते हैं जो कि निगेशन को दिखाने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी दिखाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये सारे एडवर्ब होते हैं, इन सबको हमें डिटेल में देखना है, एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखेंगे डिटेल में। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा क्या और एडवर्ब नहीं होते? और भी एडवर्ब के टाइप पॉसिबल हैं, जैसे कि आप मान लीजिए सेंटेंस एडवर्ब, एक ऐसा एडवर्ब जो पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है या पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में जानकारी ऐड कर रहा है, उसको हम सेंटेंस एडवर्ब कह देते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, ऐसा एडवर्ब जो रीजन को बता रहा है। अब कोई शब्द नहीं होते हैं, ये पूरा फ्रेज हो सकता है, ठीक है, या फिर पूरी क्लॉज हो सकती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन करके हम कई बार उसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है। अच्छा, फ्रेजेस और क्लॉजेस से मुझे याद आया, अगर आपको लगता है कि आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में जानना है कि किस तरीके से हम पहचानें कि कौन सा क्या फ्रेज है, तो मैंने 2 वीडियो डाले हैं, एक लाइव वाले सेक्शन में मिलेगा और एक रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में मिलेगा। उनमें दोनों में आपको कंप्लीट मैंने करा दिया है, तो फ्रेजेस वाला भी देख लेना और जो क्लॉजेस वाला है वो भी देख लेना। दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, दोनों देख लेना आप लोग, है ना। आ जाइए, इससे पहले कि मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करूं, मैं जस्ट एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ में करना चाहूँगा कि जो एडवर्ब्स हम लिखते हैं ना, तो सामान्यतः एडवर्ब्स 3 से 4 पोजीशन आप कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो एक पोजीशन होता है ना, उसको हम बोल देते हैं क्या मेरे भाई, फ्रंट पोजीशन, ठीक है, फ्रंट पोजीशन। दूसरा जो पोजीशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड मिड पोजीशन, ठीक है। एडवर्ब्स के पोजीशन की हम बात कर रहे हैं कि कोई एडवर्ब कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन। तीसरा आप कह सकते हो सर एंड पोजीशन, ठीक है। एंड द फोर्थ इज फोकस पोजीशन। वैसे प्राइमरीली ये 3 होते हैं, फोकस पोजीशन बस चौथा ऐड हो गया धीरे धीरे ओवर द टाइम। फ्रंट पोजीशन का मतलब है जब एडवर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले मतलब स्टार्टिंग में लगाया जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या आता है, पहले एडवर्ब आता है, फिर आपका बेसिकली सेंटेंस में अगर एडवर्ब नेगेटिव नेचर का है तो आपका बेसिकली इन्वर्जन लग जाता है, फिर उसके बाद में बेसिकली आपका पूरा का पूरा हम सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इन्वर्जन हमारा अगला चैप्टर है, उसमें इन्वर्जन के बारे में आपको बताऊंगा। उसके अलावा दूसरी जो एडवर्ब होते हैं ना आपके, ये मिड पोजीशन होती है। मिड पोजीशन का क्या मतलब है, सब्जेक्ट आ गया, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये मिड पोजीशन आपकी आती है, जो भी एडवर्ब है वो आएगा, ठीक है, और फिर आपका मेन वर्ब आता है। ये आपका होता है मिड पोजीशन। तीसरा जो है एंड पोजीशन। एंड पोजीशन का क्या मतलब है, सब्जेक्ट आ गया प्लस में वर्ब आ गया। अब ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब आ गए इसमें, ठीक है। अगर वर्ब के पास में अपना ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपका बेसिकली क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। दिस इज कॉल्ड योर एंड पोजीशन। तो एंड पोजीशन में जो एडवर्ब है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आता है। मिड पोजीशन में जो एडवर्ब है वो मेन वर्ब से पहले आता है। फ्रंट पोजीशन में सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। फोकस पोजीशन का मतलब होता है जिस शब्द को हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जिस शब्द पे हम फोकस करना चाहते हैं, उसके इमीडिएटली पहले आता है, समटाइम्स इमीडिएटली बाद में आना भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है ना आज की क्लास का, वो है एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक करके देखेंगे इनको। देखो, सामान्यतः एडजेक्टिव किसकी खासियत बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव बेसिकली किसको बताते हैं, तो नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन, अगर इनके बारे में जानकारी देनी है तो एडजेक्टिव चाहिए। एडवर्ब किसके बारे में जानकारी देते हैं, किसी एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देनी हो तो एडवर्ब देगा, किसी वर्ब के बारे में जानकारी देनी हो तो एडवर्ब देगा, या फिर किसी अनदर एडवर्ब के बारे में ही जानकारी देनी है तो भी एडवर्ब देता है। किसी प्रीपोजिशन, किसी कंजंक्शन, किसी भी चीज़ के बारे में या पूरा सेंटेंस ETC, इन सब के बारे में कौन जानकारी देता है, एडवर्ब देता है। दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत एक ही जगह पे आपका डाउट आएगा, वो क्या है, समटाइम्स वर्ब जो है ना वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, अपने कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जुड़ती हैं, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब अगर आ रखी है, लिंकिंग वर्ब सामान्यतः स्टेट्स को दिखाती हैं, है ना। तो इनके बाद में सामान्यतः आपको ध्यान रखना है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में आपको एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है गलती से, तो किसकी जरूरत पड़ती है, एडजेक्टिव। अगर वर्ब में आपकी में एक्शन है तो आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है मेरे भाई, एडवर्ब की जरूरत आपको पड़ती है।
तो एक्शन वर्ब है तो एडवर्ब आएगा, लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये गलती से उल्टा लिख गया था, एक्शन वर्ब के साथ में एडवर्ब, लिंकिंग वर्ब के साथ में एडजेक्टिव। जैसे एक बार देख लेंगे, द आइडिया साउंड्स, मेरे भाई साउंड ना आपकी लिंकिंग वर्ब के तरीके से काम करते हैं, तो गुड आपका एडजेक्टिव है जो कि करेक्ट है। सी सिंग्स हाउ, कैसे गाती है, तो सी सिंग्स वेल, तो वेल आपका क्या है, एडवर्ब है। क्यों, सिंग आपकी कैसी वर्ब है, तो आप कहोगे सिंग आपकी एक्शन वर्ब है। सी सिंग्स हाउ, कैसे गाती है, कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर की जरूरत है, तो वेल यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है। सी सब्जेक्ट है, फील्स आपकी वर्ब है, सी फील्स, सी, अब ये फील आपकी कैसी वर्ब है, फील आपकी लिंकिंग वर्ब के तरीके से काम करती है, तो सर्टेन आपका क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। अबाउट प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर डिसीजन। वी सब्जेक्ट है, वी विल डेफिनेटली गो देयर, तो देखो डेफिनेटली क्यों आया, क्योंकि गो आपका एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब से पहले डेफिनेटली लगा दिया। आगे इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इज आपकी कैसी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब है तो क्या आ जाएगा, सर्टेन आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, दैट वी विल गो देयर। द प्लान, ये जो प्लान है, सीम्स रीजनेबल, सीम कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, सीम हो गया, अपीयर हो गया, बी हो गया, गो हो गया समटाइम्स, ठीक है, रीजनेबल। वी होप, हम उम्मीद करते हैं, इट परफॉर्म्स हाउ, कैसे परफॉर्म करेगा, तो परफॉर्म करने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया वेल, वेल यानी कि अच्छे से। अब इस पे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एक बार ये देख लेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम का ही। सो माई ब्रदर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड आपका वर्ब है, परफॉर्म्ड हाउ का रिप्लाई आपका क्या होता है, आप कहोगे सर एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, हाउ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, तो गुड नहीं, गुड की जगह पे हमें वेल का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुड की जगह पे वेल का प्रयोग करना पड़ेगा, और वेल एक एडवर्ब के लिए एक और एडवर्ब आपका रखा है एक्सट्रीमली, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। द विंडो वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, द विंडो सब्जेक्ट है, बैंग्ड आपका बेसिकली क्या है, वर्ब है। अब बैंग्ड के लिए हमें ना एडवर्ब चाहिए, बैंग्ड हाउ, तो आप कहोगे सर यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है, इसीलिए वायलेंटली आपका आएगा, ठीक है। सो द विंडोज बैंग्ड वायलेंटली, नॉर्मली एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ना वो वर्ब के बाद आता है, इसीलिए सामान्यतः इसको हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है। अभी मैं इस चीज़ पे भी चर्चा करूंगा कि कब पहले आ सकता है कब बाद में आता है, दोनों तरीके से आ सकता है वैसे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन, अब जैसे ही आपने देखा दे सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, अब इसके लिए तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए एडवर्ब, लेकिन ये तो सीक्रेट है, तो सीक्रेटली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। सो दे सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन, सीक्रेट आपका नाउन और एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन हमें एडवर्ब की जरूरत है। ही रैन क्विक टू कैच द बस, ठीक है। अब ये क्या है, ही रैन, क्विक तो आपका एडजेक्टिव होता है, रैन हाउ का रिप्लाई क्विकली आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग फॉर मंथ्स श्रेया परफॉर्म्ड पुअर इन द फाइनल राउंड। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है प्रैक्टिसिंग, जो कि एक जीरंड है, और प्रैक्टिसिंग किसके लिए, मतलब कितना टाइम, तो फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है मंथ्स, जो कि पीरियड को दिखाने के लिए आ रहा है। श्रेया आपका सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड आपकी वर्ब है, श्रेया परफॉर्म्ड हाउ, कैसे परफॉर्म किया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर की जरूरत है, जिसके लिए पुअरली आपका एडवर्ब आता है, ना कि पुअर। सो श्रेया परफॉर्म्ड पुअरली, और कहाँ पे परफॉर्म किया, तो इन द फाइनल राउंड, और कौन सा, तो विच सरप्राइज, जिसने सरप्राइज किया द जजेस हु एक्सपेक्टेड हर टू विन, जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वह जीतेगी। द स्पीकर्स वॉइस, ये जो स्पीकर की वॉइस थी ये आपका सब्जेक्ट है, साउंडेड आपकी वर्ब है, साउंडेड कैसा साउंड कर रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही आपका एग्जांपल आया था, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द ओरिजिनल स्लाइड, वहां पे आपने देखा था कि साउंड कैसी वर्ब है, आप कहोगे सर लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है, इसलिए हार्सली नहीं, साउंडेड के लिए कैसा साउंड करती है, साउंडेड के बाद में जनरली हाउ का रिप्लाई नहीं चाहिए होता, हमें आदत हो रखी है कि साउंडेड हाउ, तो वो नहीं बोलना है आपको। तो साउंडेड कैसा साउंड कर रहा था, ठीक है, किस प्रकार की साउंड थी, तो हार्स साउंड थी, तो हार्स आपका एडजेक्टिव है जो कि हमें जरूरत है यहाँ पे। विच मेड इट डिफिकल्ट, जिसने मुश्किल कर दिया, किसके लिए, फॉर द ऑडियंस टू स्टे एंगेज थ्रू आउट द लेक्चर। अगला आपका पॉइंट है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिकली जैसे ब्राइटली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया, स्मार्टली हो गया, स्लोली, ब्रेवली, क्लियरली, सडनली, फास्ट, वेल, ईटीसी। अब आप कहोगे फास्ट क्या सर एडवर्ब ऑफ मैनर, बिल्कुल है, जैसे मैंने कहा कि ही ड्रोव फास्ट, ही ड्रोव हाउ, कैसे ड्राइव किया उसने, फास्ट। सामान्यतः आपको ध्यान देंगे कि एक दूसरा तरीका भी होता है, कुछ एक्सप्रेशंस हमारे लिए ऐसे हैं जिनमें हमें एडवर्ब ऑफ मैनर है ही नहीं,
तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बनाने के लिए इन प्रेपोजिशन लिख देंगे, मैनर लिख देंगे या वे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर किस तरीके का मैनर है वो एडजेक्टिव लगा देंगे और आर्टिकल ए या एन जरूरत के हिसाब से। कई बार इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, जैसे हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है मैनफुली। अब मैनफुली ना लिख के हम और क्या लिख सकते हैं, मैनफुली की जगह पे हम लिख सकते हैं लाइक इन अ मैनली मैनर, या हम लिख सकते हैं लाइक अ मैन। तो लाइक प्लस ऑब्जेक्ट ये लिखना भी हमारे लिए पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ब्राइटनेस अगर थोड़ी कम हो जाए ना तो ठीक रहेगा। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग बंद मत कर, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर क्योंकि ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, ज़्यादा हो रही है उधर, कम कर और कम कर, बस 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 इनफ है। मैं थोड़ा काला लगूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये शब्द अच्छे से दिखने चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो फ्रेंडली, लवली। अब देखो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, सामान्यतः आपको एक पार्ट पता होना चाहिए कि अगर हम किसी नाउन में ly जोड़ते हैं तो सामान्यतः वह एक एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। और जब हम किसी एडजेक्टिव के अंदर ly जोड़ते हैं तो वो सामान्यतः एक एडवर्ब बन जाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये पहला शब्द आपके सामने जो है दैट इज फ्रेंड। फ्रेंड आपका क्या होता है मेरे भाई, नाउन होता है, ly लगा देने से एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली एडवाइस, फ्रेंडली रिलेशंस, ये सब में फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे ही लव आपका क्या है, नाउन होता है, तो लवली भी जनरली आपका क्या होता है, एडजेक्टिव बनता है। सिली भी आपका क्या होता है, सिली मिस्टेक, ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लाइवली भी आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, अ लाइवली पर्सन, ठीक है, अ लाइवली जेस्चर, ठीक है। कावर्डली भी क्या है, कावर्ड नाउन होता है, ly लगने से कावर्डली आपका एडजेक्टिव बनेगा। मैन नाउन होता है तो मैनली आपका एडजेक्टिव बनेगा। वुमेन नाउन होता है तो वुमेनली आपका एडजेक्टिव बनेगा। स्कॉलर नाउन होता है, स्कॉलरली आपका एडजेक्टिव बनेगा। माइजर यानी कि कंजूस नाउन होता है, माइजरली आपका एडजेक्टिव बनेगा। सिमिलरली गॉडली, ब्रदरली, ऑर्डरली, टाइमली, सब आपके क्या हैं, देखने में एडवर्ब लगते हैं लेकिन ये सभी के सभी आपके एडजेक्टिव होते हैं, तो इनको हमें ध्यान से यूज करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देखोगे तो आप बता पाओगे। दे फॉट द बैटल ब्रेवली एंड डाइड फाइटिंग टिल देयर लास्ट ब्रेथ। जैसे देखेंगे दे सब्जेक्ट है, फॉट आपकी वर्ब है, दे फॉट वॉट, क्या लड़ा उन्होंने, बैटल, और हाउ कैसे, तो ब्रेव एडजेक्टिव होता है तो ly लगाने से एडवर्ब आ गया, तो ये तो एडवर्ब है। और हमें चाहिए क्या, सो दे फॉट द बैटल, हाउ, हाउ यानी कि एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब ही लगा रखा है, इसका मतलब है सेंटेंस आपका करेक्ट है। एंड डाइड, और मर गए, क्या करते हो मर गए, फाइटिंग टिल देयर लास्ट ब्रीथ, जो भी लास्ट सांस उन्होंने ली तब तक के लड़ते रहे। आई वॉज ऑलमोस्ट क्रैश्ड इनटू, वैसे आई वॉज नहीं होगा, आई ऑलमोस्ट क्रैश्ड इनटू द कार दैट केम ऑन टू द मेन रोड सडन। तो जैसे आप देखोगे ना, आई ऑलमोस्ट क्रैश्ड इनटू द कार, मैं लगभग कार में टकरा गया। कौन सी कार, दैट केम ऑन टू द मेन रोड, जो कि मेन रोड पर आ गई थी अचानक से। सडन तो एक एडजेक्टिव है और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दैट केम इनटू द रोड, हाउ, कैसे, आप कहोगे अचानक से यानी कि सडनली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट है, डेकोरेटेड आपका वर्ब है, डेकोरेटेड व्हाट, तो द हॉल, कैसे डेकोरेट किया, तो लवली, लवली आपका क्या होता है, हमने अभी बताया था एडजेक्टिव होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब। डेकोरेटेड हाउ, हाउ का रिप्लाई है, सो इन अ लवली वे या लवली मैनर, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, इन अ लवली वे, ठीक है। यूजिंग फ्लावर्स एंड पेपर लेंटल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, ही एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, द मैनली क्रिटिसिज्म, वैसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये कायदे से हमें ऐसा लिखना चाहिए था, ही एक्सेप्टेड द क्रिटिसिज्म, ही एक्सेप्टेड द क्रिटिसिज्म हाउ, कैसे, तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पे लाइक अ मैन, एक मैन के तरीके से, या आप लिख सकते हो इन अ मैनली मैनर, एक मैनली मैनर में, ठीक है। या आप सिंपल ये भी लिख सकते हो मैनफुली, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर क्रिटिसिज्म नाउन है तो मैनली एडजेक्टिव सही क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिटिसिज्म मैनली नहीं होगा ना, कोई काम करने का तरीका मैनली हो सकता है, क्रिटिसिज्म मैनली सही नहीं लग रहा है, विदाउट गेटिंग डिफेंसिव और अपसेट। नेक्स्ट देखेंगे, ही आंसर्ड द क्वेश्चन सिलीली, अब सिलीली जैसा कुछ नहीं होता है, ही सब्जेक्ट आंसर्ड वर्ब है, द क्वेश्चन, सिलीली कुछ नहीं होगा, जो पहले से ly है उनमें एक और ly नहीं लगाना है। जैसे मैनली आपका एडजेक्टिव है, उसमें मैनलीली नहीं करना है आपको, फ्रेंडली आपका एडजेक्टिव है, उसको फ्रेंडलीली नहीं करना है, ये लीली पीली नहीं चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है,
अगर फ्रेंडली आ रहा है और हमें एडवर्ब की ज़रूरत है तो इन अ फ्रेंडली मैनर या लाइक अ फ्रेंड ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन अ सिली मैनर, इन अ सिली मैनर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, मेकिंग द होल क्लास लाफ। ही किल्ड द स्नेक इन अ डेडली मैनर, ही किल्ड द स्नेक इन अ डेडली मैनर। तो ही सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, द स्नेक उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कैसे कैसे मारा उसने, तो इन अ डेडली मैनर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैनर बता रखा है, चल जाएगा। आगे देखेंगे मेरे भाई। वैसे डेडली आपका एडजेक्टिव होता है और फेटली आपका एडवर्ब होता है, फेटल आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। सोल्जर्स इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर ट्रेंड नेवर टू फाइट कावर्डली। अब कावर्ड आपका क्या होता है, नाउन, तो कावर्डली आपका क्या बनेगा, एडजेक्टिव। सोल्जर सब्जेक्ट है, इन प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। आर आपकी वर्ब है सोल्जर सब्जेक्ट के लिए, ट्रेंड आपकी वर्ब है, तो आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उनको ट्रेन किया जाता है। किस लिए ट्रेन किया जाता है, नेवर टू फाइट, जिससे वो कैसे फाइट ना करें। नेवर टू फाइट हाउ, कैसे फाइट नहीं करना, हाउ। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है, इसलिए कावर्डली नहीं आएगा। तो या तो आप कह सकते हो लाइक अ कावर्ड, मैंने बताया था ना लाइक के साथ में लिख सकते हैं, या आप कह सकते हो इन अ कावर्डली मैनर या वे, जो भी आप लिखना चाहें। नेक्स्ट देखेंगे। द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस स्कॉलरली एंड ऑब्टेन्ड द डिग्री। ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही। तो द रिसर्च फेलो आपका सब्जेक्ट है, डिफेंडेड आपकी वर्ब है, डिफेंडेड व्हाट, हिज थीसिस। हाउ, कैसे डिफेंड किया। अब स्कॉलरली तो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। डिफेंडेड हाउ, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है। अगर एडवर्ब चाहिए तो या तो आप क्या कर सकते हो, लाइक अ स्कॉलर, या फिर इन अ स्कॉलरली मैनर, ठीक है। दिस इज द वे, इस तरीके से आप करेक्ट कर सकते हैं एंड ऑब्टेन द डिग्री। अगला आपका जो पॉइंट है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर से ही रिलेटेड, ठीक है। और ये क्या पॉइंट है, एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन कहाँ होती है, ठीक है। सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है आपका, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। देखो भाई, ध्यान देना आपको, अगर कोई ऐसी वर्ब है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सामान्यतः ये जो वर्ब है इसके बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। हालांकि कई बार क्या होगा आपके लिए कि जैसे ये जो वर्ब है, ठीक है, और ये जो एडवर्ब है, ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाए, क्या आ जाए, प्रीपोजिशनल फ्रेज, अगर ऐसा फ्रेज आपको कोई दिखाई देता है तो आप ये देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस वर्ब के साथ फिक्स हो। अगर ये वर्ब के साथ फिक्स है तो ऐसे केस में एडवर्ब पहले आएगा, ठीक है, और वर्ब आपका पीछे आएगा। अगर फिक्स नहीं है तो वर्ब पहले आएगा और एडवर्ब पीछे आएगा, ठीक है। बाकी अगर वर्ब ऐसी है जिसका ऑब्जेक्ट है तो पहले वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। लेकिन मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट कोई बड़ा फ्रेज आ जाए या कोई बड़ी क्लॉज आ जाए, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, तो वर्ब विथ क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट, तो एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आ जाएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर आपकी वो क्लॉज या फ्रेज जो बड़ा है वो आएगा, ठीक है। जैसे देखो, सी राइट्स, सी राइट्स हाउ, कैसे राइट करती है, ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब है, एडवर्ब है यानी कि ये करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है, वर्ब के बाद आ रखा है। सी हैज़ टू ड्रेस, सी हैज़ टू ड्रेस हाउ, कैसे ड्रेस करना था, आप कहोगे स्मार्टली, और किस चीज़ के लिए, फॉर द मीटिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये भी क्योंकि बाद में आ रखा है। ही वॉज स्मार्टली ड्रेस्ड। अब देखो एक चीज़ समझना, अगर कहीं भी आपको ऐसा देखे ना वॉज या इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी, और फिर आपका V3 टाइप, ये जो एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव अगर आएगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर इससे पहले ही आएगा। तो स्मार्टली यहाँ पे जो पहले लगा रखा है वो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई भी एडजेक्टिव आए या यूँ कहें कि V3 वाला एडजेक्टिव आए, पार्टिसिपल, ठीक है, तो ऐसे केस में एडवर्ब ऑफ मैनर आपका पहले आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। सी सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड वर्ब है, और क्या कंप्लीट किया उसने, द प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट, जो कि था असाइंड, किसके लिए असाइन था, टू हर, उसके लिए, किसके द्वारा,
बाई हर क्लास टीचर। अब आप देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट है एक लंबा फ्रेज हो गया, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, तो ये जो स्मार्टली है लास्ट में कुछ ज़्यादा पीछे नहीं चला गया। अगर ये लगे कि ज़्यादा पीछे जा रहा है तो मतलब है इसको यहाँ से हटा के सी स्मार्टली कंप्लीटेड लिख दीजिए, काम चल जाएगा। सी स्मार्टली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट असाइंड टू हर बाय हर क्लास टीचर। नेक्स्ट देखेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश। राहुल सब्जेक्ट, स्पीक्स आपकी वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और फ्लुएंटली ऑब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में आ गया। भाई ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आता है। अब ऑब्जेक्ट छोटा सा है तो फ्लुएंटली कहाँ चला जाएगा, पीछे। अगर यही ऑब्जेक्ट बड़ा सा होता तो हम लिख देते राहुल फ्लुएंटली स्पीक्स इंग्लिश, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होता कोई। अगर ऑब्जेक्ट छोटा सा है तो राहुल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है, ऑल्दो ही मेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स वाइल राइटिंग। नेक्स्ट देखेंगे, हिज एनर्जेटिक एटीट्यूड, उसका जो एनर्जेटिक एटीट्यूड है, सोड दैट, उसने ये दिखाया ही हैड साउंडली स्लेप्ट। अब स्लीप वर्ब के साथ में तो आगे कुछ है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये द प्रीवियस नाइट क्या है, ये तो आपका एडवर्ब है। तो फिर अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आई है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आता है ना कि पहले, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैड स्लेप्ट साउंडली, ही हैड स्लेप्ट साउंडली, ठीक है। तो सीपीओ का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम का, ये भी एमटीएस का लेटेस्ट है ये भी। आगे देखेंगे, आई रिमेंबर विविड। आई सब्जेक्ट, रिमेंबर वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है द लास्ट रोड ट्रिप। वैसे तो ये एडवर्ब आएगा, आई रिमेंबर हाउ, हाउ रिमेंबर, कैसे रिमेंबर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे वैसे भी देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है द लास्ट रोड ट्रिप, और इसके बाद में क्या रखा है, कौन सी ट्रिप, दैट वी हैड बिफोर द पैंडेमिक हिट। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट अगर बड़ा हो जाता है तो एडवर्ब मैनर कहाँ पे आ जाता है, वर्ब से पहले। सो विविडली हमें लिखना चाहिए, ना कि विविड, और वो भी वर्ब से पहले लिखना चाहिए, ना कि जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ। दे सब्जेक्ट है, वर आपकी वर्ब है, दे वर मैरिड, दे वर मैरिड। अब देखो यहाँ पे देखा वर आपकी वर्ब है, तो मैरिड आपका क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के केस में हैप्पीली कहाँ पे आना चाहिए, आप कहोगे एडजेक्टिव के पहले। अगर एडजेक्टिव के पहले आएगा सो दे वर हैप्पीली मैरिड, दे वर हैप्पीली मैरिड, और कब, बिफोर सी क्विट हर जॉब, जब उसने जॉब क्विट की उससे पहले वो हैप्पीली मैरिड थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला, ये सेल्फ मेड क्वेश्चन हैं दो, इनको आंसर करो। विदाउट सेइंग अ वर्ड सी वॉक्ड इनटू द रूम वेयर एवरीवन वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर हर एक्सप्लेनेशन साइलेंटली। देखो, विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, सी वॉक्ड इनटू द रूम, वह रूम में आ जाती है, वेयर, जहां पर एवरीवन वाज ऑलरेडी वेटिंग। अब जैसे आपने देखा ना, वेटिंग लिख रखा है, और किस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, फॉर हर एक्सप्लेनेशन साइलेंटली। तो ये साइलेंटली ना वेटिंग से बहुत दूर हो गया, इसका मतलब है इसको हम यहाँ लिख दें, तो एवरीवन वाज ऑलरेडी वेटिंग साइलेंटली फॉर हर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। साइलेंटली फॉर हर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, साइलेंटली बहुत पीछे नहीं जा सकता है, क्योंकि वर्ब से लिंक टूट जाएगा। अल्टीमेटली ये जो साइलेंटली आया किसके लिए, वर्ब के लिए, वर्ब के पास आना चाहिए, दूर नहीं। ऑल्दो द इंस्ट्रक्शंस वर कन्फ्यूजिंग, बेशक जो इंस्ट्रक्शंस थे वो कन्फ्यूजिंग थे, ठीक है, एट फर्स्ट, शुरुआत में। एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरुआत में। द इंजीनियर एक्सप्लेन्ड पेशेंटली, एक्सप्लेन्ड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है द मैकेनिज्म, तो वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो द इंजीनियर एक्सप्लेन्ड द मैकेनिज्म पेशेंटली, पेशेंटली जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से ये पॉइंट रहते हैं। पढ़ेंगे आगे भाई। अगला आपका होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। इंडेफिनिट में कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, नेवर, समटाइम्स, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, ये भी होता है, ध्यान रखेंगे। सेल्डम और नेवर हम कब लिखते हैं, जब सेंस हल्का सा पॉजिटिव हो, मतलब सेंस एकदम से नेगेटिव हो, तो सेल्डम और नेवर लिखते हैं। अगर सेंस हल्का सा पॉजिटिव है तो फिर ऐसे केस में हमें सेल्डम इफ एवर लिखना चाहिए। तो सेल्डम और नेवर कब लिखेंगे, जब सेंस पूरे तरीके से नेगेटिव है। सेल्डम इफ एवर कब लिखेंगे, जब सेंस हल्का सा पॉजिटिव है। ये भी फ्रीक्वेंसी को ही दिखाता है। जनरली ये कहाँ पे आता है, तो जनरली बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ठीक है।
बट इन केस हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन इट कम्स जस्ट बिफोर द मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो ये मेन वर्ब के पहले आ जाता है। इट ऑलवेज फॉलोज बी, अगर बी वर्ब है जैसे मान लीजिए इज एम आर, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे वो मेन वर्ब, तो उसके बाद में ही आएगा, उसके पहले नहीं आ सकता है, ठीक है, वेदर दे आर हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। इट ऑलवेज कम्स बिफोर हैव टू एंड यूज टू, जो ऐसे मॉडल्स हैं ना हैव टू और यूज टू, इनसे पहले आता है बाद में नहीं आएगा। इसके अलावा डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये गलती से रिपीट हो गए तो डेफिनेट में ये सब नहीं आते, इनको हटा देंगे, ठीक है। डेफिनेट में क्या आता है आपका, जैसे डेफिनेट में आएगा एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ठीक है। एवरी डे अलग अलग लिखा जाता है, सेम एक वर्ड नहीं होता है। सिंगल वर्ड वाला जो एवरी डे होता है उसका मतलब होता है बेसिकली जो दैनिक, यानी कि रेगुलर, कॉमन, ठीक है, वो एवरी डे। लेकिन यहाँ पे एवरी डे एडवर्ब है, अलग अलग शब्दों में लिखेंगे, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वो सब हो जाएगा। इसके अलावा आपका डेली हो गया, ठीक है, जैसे डेली है जैसे मंथली हो जाएगा, वीकली हो जाएगा, ठीक है, एनुअली हो जाएगा, ये सब हो गए। इसके अलावा आपका जैसे ट्वाइस हो गया, ठीक है, थ्राइस हो गया, इसके अलावा 2 टाइम्स हो गया, etc। ये सब होते हैं आपके डेफिनेट वाले, वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। जनरली ये कहाँ पे आता है, एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि एंड पोजीशन में आते हैं ये, ठीक है। देखो एक बार, शी यूजुअली वॉशेज हर फेस बिफोर गोइंग टू बेड, तो सी सब्जेक्ट है, यूजुअली आपका एडवर्ब है, वॉशेज आपकी वर्ब है, तो वर्ब से पहले आ रखा है यूजुअली, ठीक है। हर फेस बिफोर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है गोइंग टू बेड। सी ऑलवेज विल फाइंड, अब जैसे ही देखा ना आपने, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, तो ऑलवेज इनके बीच में आएगा, सी विल ऑलवेज फाइंड, तो सी विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखेंगे, ही ऑफन यूज्ड टू प्ले, तो ही ऑफन यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, ठीक है, तो ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, यूज्ड टू से पहले ही आता है ये तो चल जाएगा। वैसे यूज्ड टू के साथ ऑफन लगाना उतना ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी चल जाता है, ठीक है। सी डेली यूज टू गो, अब जैसे ही देखा ना यूज टू के पहले डेली लगा दिया, डेली क्या है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, डेफिनेट कहाँ पे आता है, लास्ट में आता है, तो यू सी यूज टू गो फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, इसको लास्ट में लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सी इज नेवर लेट फॉर वर्क, सी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, नेवर आ गया, इज के बाद में ही नेवर आएगा, लेट फॉर वर्क, वो कभी लेट नहीं होती। सी सेल्डम और नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, मेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, सी सेल्डम और नेवर मेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स। सी सेल्डम इफ एवर, रेयरली, मतलब हो सकता है कभी हो जाए गलती, लेकिन ना के बराबर। कंप्लेन्स अबाउट हिज वर्कलोड, ये भी ठीक है। लॉर्ड राम, सेल्डम इफ एवर आना चाहिए या सेल्डम और नेवर आना चाहिए, डिसओबेड हिज टीचर्स। अब एक बात बताइएगा, राम जी की अगर बात है तो राम जी ने कभी डिसओबे किया होगा या नहीं किया होगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं किया होगा। नहीं किया होगा तो नेगेटिव सेंस चाहिए, नेगेटिव चाहिए तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मतलब एलिमेंट ऑफ पॉजिटिविटी रह जाता है, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। सी वॉज कंसल्टेड सेल्डम बाय हिज कलीग्स, अब जैसे ही पहले क्वेश्चन को देखते हैं, सी ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, कंसल्टेड आपकी मेन वर्ब है, तो सेल्डम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, यहाँ पे। ही वॉज सेल्डम कंसल्टेड बाय हिज कलीग्स वाइल मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया 2024 में। नेक्स्ट देखेंगे, बिफोर द इंटरनेट वॉज अवेलेबल ऑन मोबाइल आई रीड ऑफन बुक्स, अब जैसे ही आपने देखा कि रीड वर्ब है तो वर्ब के बाद तो ऑफन नहीं आता है, तो रीड वर्ब से पहले ऑफन आना चाहिए, तो आई ऑफन रीड बुक्स, तो बिफोर आपका कंजंक्शन है, द इंटरनेट आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, अवेलेबल एडजेक्टिव है, ऑन मोबाइल, ऑन प्रेपोजिशन, मोबाइल उसका ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ऑफन एडवर्ब है, रीड आपका मेन वर्ब है, बुक्स उसका ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन है, इंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे, सीजल मेंस का क्वेश्चन है, वाई शुड ऑलवेज वी, अब देखो जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन इंटरोगेटिव में वाई आ गया, WH वर्ड, शुड आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के इमीडिएट बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑलवेज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले करते हैं, हैव टू के पहले करते हैं, ठीक है, तो हैव टू के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो वाई शुड वी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर हर टू जॉइन अस। नेक्स्ट देखो, ऑल दीज बुक्स, मतलब सॉरी एज दीज बुक्स, क्योंकि ये बुक्स ऑन साइंस आर पब्लिश्ड, ये पब्लिश की जाती हैं ओनली इन इंग्लिश। अब देखो ओनली क्या होता है, फोकस एडवर्ब होता है, इस पर फोकस कर रहा है,
इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में इस पर फोकस कर रहा है। वी सेल्डम और एवर, देखो सेल्डम और एवर लिखना तो गलत होता है, या तो हम लिखते हैं सेल्डम और नेवर, या हम लिखते हैं सेल्डम इफ एवर। फाइंड देम इन रीजनल लैंग्वेजेस, क्योंकि ये बुक्स सिर्फ इंग्लिश में होती हैं तो हमें रीजनल लैंग्वेज में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी तो सेल्डम और नेवर लिख दीजिए, काम चल जाएगा। वी सेल्डम और नेवर फाइंड देम इन रीजनल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट देखेंगे आगे। एरोप्लेन्स वर सेल्डम इफ नेवर, देखो सेल्डम इफ नेवर तो लिखना एकदम ही गलत हो जाएगा, या तो सेल्डम इफ एवर लिखते हैं या सेल्डम और नेवर लिखते हैं, ठीक है। तो सेल्डम और एवर लिखना भी गलत हो जाएगा, जो दे रखा है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सेल्डम इफ नन तो कुछ नहीं होता है, सेल्डम बट नेवर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा वाला हो जाएगा? सेल्डम इफ एवर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एरोप्लेन्स वर सेल्डम इफ एवर अलाउड टू फ्लाई एट लेट नाइट ड्यूरिंग द विंटर्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स एंड ऑल्सो सेफ्टी इश्यूज एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार ऐसा होता था, मतलब लगभग ना के बराबर, लेकिन हाँ फिर भी कभी कभार पॉसिबल है। अगला आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री भाई। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या क्या होते हैं एक बार फटाफट से देख लेते हैं। एज हो गया, वेरी हो गया, टू हो गया, सो हो गया, इनफ हो गया, फेयरली हो गया, रेदर हो गया। सामान्यतः ये आप पाओगे कि एडजेक्टिव्स के पहले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। रेदर, समवॉट, ऑलमोस्ट, क्वाइट, नियरली, हार्डली, बेयरली, लिटिल, लिटिल और नथिंग। जैसे सेल्डम और नेवर, देखो इसको याद रखने का तरीका है, जब और वाला आता है तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो अगर इस साइड में नेगेटिव है सेल्डम, तो इस साइड में भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, सेल्डम और नेवर। ऐसे ही लिटिल और नथिंग, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। लेकिन अगर यहीं पे इफ आ जाता है, इफ क्या दे देता है? कंडीशन। तो इस साइड नेगेटिव है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सिचुएशन है, थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी है, तो इस साइड क्या आ जाता है? एवर आ जाता है। ये पॉजिटिव तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ नेगेटिव नेचर का वर्ड है, लेकिन फिर भी नेवर से तो एवर ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर और है तो इधर नथिंग आएगा, अगर इफ है तो इधर एनीथिंग आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही है, ये डिग्री का है, वो आपका उसका था। ये प्योरली नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिविटी का एलिमेंट होता है, ठीक है। आगे जनरली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये उस एडजेक्टिव के पहले यूज़ किया जाता है जिसको हमें एम्फेसाइज करना है। ये मॉडिफाई करता है उन वर्ब्स को जो जिनकी डिग्री होती है। नॉर्मली एडवर्ब ऑफ डिग्री वर्ब के लिए नहीं आता है, सिर्फ एडजेक्टिव्स के लिए आता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें इमोशंस होते हैं, जिनमें डिग्री होती है। जैसे आप नॉर्मली, मैंने कहा कि आई लव हर अ लॉट, कितना, इस वर्ब में पूछना पॉसिबल है कि कितना चाहते हो। मैं वहां पर बहुत जाता हूं, आई गो देयर अ लॉट, चल जाएगा, क्योंकि बहुत का सेंस आ सकता है, क्योंकि बहुत का सेंस आ सकता है। आई रीड अ लॉट, मैं बहुत पढ़ता हूं। अ लॉट का मतलब हो जाता है बहुत सारी चीजें, अलग अलग डाइवर्सिफाइड जो चीजें हैं ना, वो। आई स्टडी अ लॉट, आई ड्रिंक अ लॉट, तो इन सब में चल जाएगा। आई ड्रिंक मच, ये सब चल जाएगा। लेकिन इसमें फिर भी ध्यान रखेंगे, वर्ब के लिए वेरी वगैरह नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपकी हैं ऐसी, लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि आई पास अ लॉट? नहीं, ये थोड़ी कहेंगे मैं बहुत पास होता हूँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए जनरली नहीं लिखते हैं। देखो आई सब्जेक्ट है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, हार्डली हियर हर, मतलब ना के बराबर सुन पाया, हार्डली ना का सेंस देता है। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, लगभग भूल ही गया था, क्या भूल गया था? अबाउट द एग्जाम। आई ऑलमोस्ट पास, लगभग पास कर लिया था एग्जाम। द एग्जाम वॉज, क्वाइट टू आएगा, अकेला क्वाइट आएगा या टू आएगा? पहले तो क्वाइट और टू कभी भी साथ नहीं आएंगे, इसको हटा देंगे। टू नेगेटिव सेंस देता है और क्वाइट पॉजिटिव। एग्जाम सिंपल था जिससे कि फिनिश हो पाया हाफ, मतलब देखो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं द एग्ज़ाम वॉज टू सिंपल, इतना सिंपल ज़्यादा था कि वो फिनिश नहीं हो सकता था टाइम अलॉटेड में, फिर सिंपल क्या था? नहीं था। इसका मतलब है नेगेटिव सेंस तो नहीं है, तो आप कह सकते हो कि द एग्ज़ाम वॉज क्वाइट सिंपल टू बी फिनिश्ड इन हाफ ऑफ द टाइम अलॉटेड। इतना सिंपल था कि आसानी से आप उसको फिनिश कर पाए, ठीक है। आगे देखेंगे भाई। द बॉय फाउंड द गर्ल डैश अगली एंड डिसएग्रीड टू मैरी हर। देखो सबसे पहले जो लड़का था उसको वो लड़की कैसी लगी? सबसे पहले नन तो आ नहीं सकता है, नन अगली नहीं लिखेंगे,
क्योंकि ये एडवर्ब डिग्री नहीं है, एडजेक्टिव है। अगली कितना अगली, तो सबसे पहले बिट नहीं लिखा जा सकता है, क्यों? बिट नहीं होता है, अ बिट होता है। आई मतलब हम ऐसे कह सकते थे, द बॉय फाउंड द गर्ल अ बिट अगली, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। आगे लिटिल नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिटिल का मतलब है ना के बराबर अगली। बेटा अगर लिटिल अगली होता है इसका मतलब है अगली नहीं थी, अगली नहीं थी तो फिर डिसएग्री क्यों किया, इसका मतलब है लिटिल आपका गलत हो जाएगा। तो क्या बचा, आप कहोगे एक्सट्रीमली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उड़ीसा पुलिस का है, देखो, आई एम डैश टायर्ड बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम विथ यू। मैं टायर्ड हूँ लेकिन फिर भी आपके साथ आने की कोशिश करूँगा। वैसे यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह सेमी कॉलन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन है, या सेमी कॉलन भी ना होकर सिर्फ कॉमा होता ना तो और ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो आई एम टायर्ड, अब कितने टायर्ड हो ये हमें बताना है। सबसे पहले नन तो नहीं आ सकता, इसको तो हटाई दो। क्या मैं ये कह सकता हूँ आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, कह सकता हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ आई एम वेरी टायर्ड, क्या मैं ये कह सकता हूँ आई एम अ लिटिल टायर्ड या अ बिट टायर्ड, कह सकता हूँ। देखा जाए तो ऑल आर पॉसिबल। फिर कौन सा आंसर होना चाहिए, लेट्स सी, देखते हैं एक बार। देखो, आई एम डैश टायर्ड बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम विथ यू। अगर मैं ये कह दूं कि आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, तो इसका मतलब है मुझे कहना चाहिए कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। वेरी और एक्सट्रीमली का सेंस ये आ जाएगा कि कुछ ज़्यादा ही थका हुआ है, और कुछ ज़्यादा ही थका हुआ है तो फिर जा नहीं पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ना मीनिंग के हिसाब से देखा जाए, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली गलत है, तीनों सही है, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा सही हो जाता है। अ लिटिल का या अ बिट का मतलब है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं पक्का प्रयास करूँगा कि आपके साथ चल सकूँ, तो वो आपका सेंस ज़्यादा देता है, ठीक है। आगे, मंथ्स आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक, यानी कि कुछ महीने बाद, किस चीज़ के महीने बाद, जो स्कैंडल ब्रोक हुआ था। द पॉलिटिशियंस टेलीवाइज्ड अपॉलॉजी, जो उसने टेलीविजन पे अपॉलॉजी दी थी यानी कि माफ़ी मांगी थी। डिड, उसने क्या किया, लिटिल इफ नथिंग, देखो लिटिल इफ नथिंग तो गलत ही होता है। अब क्या सही होगा, लिटिल इफ एनीथिंग हो सकता है, बिल्कुल। रियली कुछ नहीं होगा, लिटिल और नथिंग हो सकता है, इवेंचुअली नहीं होगा। अब हमें देखना है कि सेंस अगर पॉजिटिव है तो पहले वाला, सेंस अगर नेगेटिव है तो सी वाला। तो महीनों के बाद जो पॉलिटिशियन ने अपॉलॉजी दी टेलीविज़न पर, उसने बेसिकली क्या किया, डिड लिटिल डैश नथिंग टू रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट को वापस लाने में क्या उसने कुछ किया, आगे देख लेते हैं। एज, क्योंकि द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स, जो ज़्यादातर व्यूअर्स की मेजॉरिटी थी, उन्होंने डिसमिस कर दिया इसको एज इनसिंसियर एंड सेल्फ सर्विंग मान के। जब उन्होंने उसको डिसमिस ही कर दिया है, इसका मतलब है क्या उसने कोई फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नेगेटिव वाला चलेगा, नेगेटिव वाला चलेगा, तो लिटिल और नथिंग जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि इसको भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कंप्लीटली, दिस इज पॉसिबल, लेकिन बेटर है कि सी वाला इन दोनों सिचुएशन में। आगे है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। भाई ऐसे एडवर्ब्स जो प्लेस को दिखाते हैं यानी कि स्थान को दिखाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे हियर, देयर, नियर, फार, होम, अप, डाउन, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, इंडोर्स, आउटडोर्स। ध्यान देंगे, अगर इंडोर लिखा होगा तो एडजेक्टिव है, और अगर इंडोर्स लिखा होगा तो एडवर्ब है। आउटडोर लिखा होगा तो एडजेक्टिव है, आउटडोर्स लिखा होगा तो एडवर्ब है। ध्यान देंगे, इंडोर्स या आउटडोर्स, आउटडोर्स का मतलब घर के बाहर, इंडोर्स का मतलब घर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अप का मतलब ऊपर, डाउन का नीचे, अप स्टेयर्स यानी छत पे, डाउन स्टेयर्स यानी कि नीचे, ठीक है। नो वेयर यानी कि कहीं भी नहीं, इसको नाउ हियर मत पढ़ना, नो वेयर। एनी वेयर यानी कि कहीं भी, अब्रॉड यानी कि विदेश, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, और अकेला वेयर भी आएगा तो वो भी प्लेस के लिए आता है। ध्यान देंगे, एक होता है फॉरेन और एक होता है अब्रॉड। फॉरेन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विदेश, और अब्रॉड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब, सॉरी, एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विदेश में, ठीक है। सो दे आर प्लेइंग वेयर, कहाँ खेल रहे हैं, तो अप स्टेयर्स यानी ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है। जनरली एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ पे आता है, एंड पोजीशन, ठीक है। अगर इसको पोजीशन पूछ ली जाए तो कहाँ पे आता है, सर एंड पोजीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दे आर प्लेइंग कहाँ पे, अप स्टेयर्स। आई डिड नॉट फाइंड द बुक, कहाँ, एनीवेयर, कहीं भी नहीं मिली, ठीक है। सी वेंट वेयर, कहाँ पे गई, तो सी वेंट अब्रॉड, अब्रॉड यानी विदेश, किस चीज़ के लिए, फॉर मास्टर्स डिग्री के लिए, ठीक है।
आई वेंट, मैं गया कहाँ पे, अब देखो होम एडवर्ब होता है, एडवर्ब के पहले आपको प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। आई वेंट होम लेट नाइट होम गया, ठीक है। सी लेफ्ट व्हाट, होम, तो लेफ्ट होम लिखते हैं, लेफ्ट हिज होम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हेन सी वॉज यंग, आगे देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। देयर से कई बार सेंटेंस को शुरू कर देते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के शुरू में आ सकता है, फिर आपकी वर्ब आ सकती है, फिर आपका नाउन के रूप में सब्जेक्ट आ सकता है। समटाइम्स ये स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल होते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 15/11/2020 का। और कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस, एक कॉन्फ्लुएंस वो प्लेस होता है व्हेन, अब बेटा प्लेस के लिए व्हेन आएगा या वेयर आएगा, आप कहोगे सर प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, यहाँ पे दो या दो से अधिक रिवर्स मिलती हैं। अ सिंसियर पर्सन, एक जो सिंसियर पर्सन होता है वो क्रिएट करता है क्या, गुडविल, जहां पे भी जाता है वो, तो वेन एवर ही गोज या वेयर एवर ही गोज, जहां पर भी जाएगा, जहां पर भी यानी कि वेयर एवर यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू होम, अभी बताया था कि होम के पहले आपको जनरली टू नहीं लगाना है। आई एम गोइंग होम, होम के पहले एट आता है लेकिन टू नहीं आता है, हम कह सकते हैं आई एम एट होम बट आई एम गोइंग होम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर, जैसे ही प्रोग्राम ओवर होगा मैं घर चला जाऊंगा, ठीक है। आगे सी वेंट टू फॉरेन, अब जैसे ही देखा ना वेंट आ गया, वेंट टू फॉरेन नहीं लिखेंगे, सी वेंट अब्रॉड लिखना चाहिए हमें, विदेश जाने के लिए, या हमें ऐसे कह सकते हैं सी वेंट टू अ फॉरेन कंट्री, तो वेंट टू अब्रॉड नहीं लिखेंगे क्योंकि अब्रॉड एक मतलब एडवर्ब है, इसके आगे प्रेपोजिशन नहीं आएगा। सी हैज़ गॉन टू फॉरेन, बेटा फॉरेन आपका एडजेक्टिव है, इसके लिए नाउन चाहिए हमें। सी वेंट अब्रॉड, ये आपका करेक्ट है, सी या ही जो भी दे रखा है। अगला एडवर्ब्स ऑफ फोकस, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो चीज़ों पे एम्फेसाइज करने के लिए आते हैं, जैसे ओनली हो गया, जस्ट हो गया, इवन हो गया, टू हो गया, ठीक है, एज वेल हो गया, अलोन हो गया, ऑल्सो हो गया, श्योरली हो गया, एटलीस्ट हो गया, स्पेशली हो गया, एग्जैक्टली हो गया, मेनली हो गया, ठीक है, ये सब आपके। इट इज़ यूज्ड जस्ट बिफोर द वर्ड और फ्रेज विच इज़ बीइंग मॉडिफाइड, ठीक है, जस्ट उस वर्ड के पहले यूज किया जाता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। ऑल्सो इज नेवर यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में कभी भी ऑल्सो का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह में एज वेल या फिर टू का प्रयोग कर लेना चाहिए। अच्छा, एक टू का यूज आपने वो वाला तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो फटाफट देख लो एक बार। टू प्लस में आगे एडजेक्टिव आता है, सामान्यतः एडवर्ब भी पॉसिबल होता है, फिर आपका टू प्लस V1, ये क्या दिखाता है, किसी चीज़ को करने की इनेबिलिटी। ही इज़ टू पुअर टू बाई अ कार, वह इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता है, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपके जो बनते हैं, तो टू और टू, इसी को हम चेंज करके किस में लिख देते हैं, सो, फिर में एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी है वो, प्लस में आपका दैट, प्लस में आपका सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब, और वर्ब में भी कैन कोड आता है जनरली, कैन कोड में माइट, और ये भी नेगेटिव वर्ब आती है हमेशा, ठीक है, ध्यान रखेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये जो टू है वो नेगेटिव वर्ड या फ्रेज होता है आपका, मतलब नेगेटिव होता है ये। आगे देखो, अब एक बार ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं कि इनमें क्या स्ट्रक्चर है। देखो, ओनली राहुल प्लेज द गिटार एट द पार्टीज, अब देखो ओनली का प्रयोग हमने किसके पहले किया है, राहुल के पहले, तो एक नाउन को एम्फेसाइज कर रहा है। सेंटेंस का मतलब है सिर्फ राहुल गिटार बजाता है पार्टीज में। दूसरा है राहुल ओनली प्लेज द गिटार एट द पार्टीज, अब की बार ओनली किसको एम्फेसाइज कर रहा है, प्ले को। जब भी ये वर्ब को एम्फेसाइज करेगा तो या तो आप ये कह सकते हो कि सिर्फ गिटार बजाता है, कुछ और नहीं करता, या आप कह सकते हो कि ये क्योंकि प्ले को इंटेंसिफाई कर रहा है या प्ले पे फोकस कर रहा है, तो प्ले का ऑब्जेक्ट तो गिटार भी है, तो अल्टीमेटली ये इसको भी फोकस कर रहा है। तो राहुल प्लेज, मतलब राहुल ओनली प्लेज द गिटार, यानी कि सिर्फ गिटार बजाता है, कोई और काम गिटार से नहीं करता, या यूं कहें कि कुछ और काम नहीं करता। राहुल प्लेज, राहुल बजाता है, क्या बजाता है, सिर्फ गिटार बजाता है, कुछ और नहीं बजाता है। इस वाले में मतलब क्या था कि कुछ और नहीं करता है, दारू नहीं पीता है, ठीक है, डांस नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि वो सिर्फ गिटार बजाता है, बंसी नहीं बजाता है, मतलब बांसुरी नहीं बजाता है, कुछ और नहीं बजाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे राहुल प्लेज द गिटार, और सिर्फ कहाँ बजाता है, ओनली एट पार्टीज, सिर्फ और सिर्फ पार्टीज में बजाता है। ऐसा नहीं कह सकते हो कि जाके शादी में बजा रहा है किसी की में, या जाके ऐसे रोड पे बजा रहा है, सिर्फ पार्टीज में बजाता है। राहुल प्लेज द गिटार एट पार्टीज ओनली, समटाइम्स ओनली को लास्ट में लिख के भी एम्फेसाइज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे, दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस, अब जैसे ही आपने देखा, देखो ओनली प्लस ए या एन
प्लस नाउन। दिस इज ओनली अ बुक, सिर्फ बुक ही तो है। दिस इज ओनली अ पेन, सिर्फ पेन ही तो है। ये वाला स्ट्रक्चर भी बनता है, द प्लस ओनली प्लस नाउन। ये सामान्यतः क्या दिखाता है, एकमात्र। जैसे आप पाओगे कि यहाँ पे हमने ओनली का प्रयोग गिटार से पहले किया है। यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि एकमात्र गिटार को बजाता है, गिटार अकेला नहीं है, ये सिर्फ गिटार ही तो बजाता है और कुछ नहीं बजाता है। यही तो कहना चाह रहा था। राहुल प्लेज ओनली द गिटार, जस्ट गिटार, सिर्फ गिटार बजाता है, कुछ और नहीं बजाता। और अगर हम कहते हैं कि राहुल प्लेज द ओनली गिटार, इसका मतलब हो जाता है कि राहुल के पास जो एक गिटार है ना, सिर्फ वो बजाता है। द ओनली गिटार यानी कि राहुल के पास एक ही गिटार है। राहुल प्लेज ओनली द गिटार मतलब राहुल सिर्फ गिटार बजाता है। हो सकता है उसके पास बहुत सारे गिटार हों। सेम यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ना कि दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस, सिर्फ डिसेंट ही तो है, कुछ और नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस इज द ओनली डिसेंट ड्रेस, इसका मतलब है कि यह एकमात्र डिसेंट ड्रेस है जो मेरे पास है। यही कहना चाहते हैं हम, यही कहना चाहते हैं। तो ओनली के पहले द आएगा, ना कि बाद में। ठीक है, कौन से पार्ट में आ रहा है, द में, बी में। माई फ्रेंड, मेरा मित्र कौन, हु इज अ फोटोग्राफर, जो एक फोटोग्राफर है। इज डैश अ राइटर, वो राइटर भी है। अगर राइटर भी है, देखो ये जो टू होता है ये सेंटेंस के लास्ट में आता है सामान्यतः, मिड पोजीशन में नहीं आता है, तो गलत हो जाएगा। अगेन फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, गलत हो जाएगा। एंड जो है वो बीच में आने का सेंस ही नहीं है, तो ऑल्सो अ राइटर। हमें ये भी कह सकते थे, माई फ्रेंड हु इज अ फोटोग्राफर इज अ राइटर एज वेल, या इज ऑल्सो अ राइटर, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आगे, चूज द एडवर्ब दैट इज नॉट सूटेबल टू बी फिल्ड, जो सूटेबल नहीं है वो फिल करनी है आपको, यानी कि मतलब वो चूज करनी है जो यहाँ पे नहीं आ सकती। वी डिसाइडेड टू ट्रेवल टू इटली, हमने डिसाइड किया कि हम इटली ट्रेवल करेंगे। जस्ट बिकॉज द एयर फेयर वॉज हैवीली डिस्काउंटेड, कह सकते हैं जस्ट बिकॉज कह दो, या ओनली बिकॉज कह दो, या मेयरली बिकॉज कह दो, तीनों का एक ही मतलब है। इवन बिकॉज नहीं कह सकते, क्योंकि इवन कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट थोड़ी ना है। यहाँ पे तो इवन बिकॉज नहीं कहते, जनरली इवन को दो के साथ रखते हैं, तो ये नहीं बनेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आ नहीं सकता। बाकी तीनों आपके आ जाएंगे। आगे देखेंगे अगला आपका सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स। भाई इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इवन रिसेंटली आपने देखा हो तो जो PQRS के क्वेश्चंस आए थे स्टेनो में, मैंने अभी वीडियो बनाई है, शायद ये वीडियो जाएगी उसके बाद पब्लिश हो जाएगी वो भी। तो PQRS के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनमें MPT का काफ़ी आपको यूज़ करना पड़ रहा था। ठीक है, तो द टीम प्लेड यस्टरडे वेरी वेल, ध्यान रखना है, MPT बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में। ठीक है, MPT लिख देता हूँ। यानी कि अगर देखो मैनर कहाँ पे आता है, वर्ब के बाद, यानी कि एंड पोजीशन। प्लेस कहाँ आता है, एंड पोजीशन। टाइम कहाँ आता है, एंड पोजीशन। अगर एक ही सेंटेंस में तीनों आ जाएं तो क्या करना चाहिए, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। जैसे द टीम प्लेड, टीम ने खेला। हाउ, कैसे खेला, तो आप कहोगे देखो यस्टरडे टाइम है, वेरी वेल मैनर है, और एट द सिटी स्टेडियम प्लेस है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, आप कहोगे मैनर। तो सबसे पहले यस्टरडे को यहाँ से हटा देते हैं। द टीम प्लेड वेरी वेल, कहाँ पे खेला, एट द सिटी स्टेडियम, और कब खेला, तो यस्टरडे। तो टाइम को बाद में रखेंगे, पहले मैनर फिर प्लेस। आगे, द थीफ हैड स्केप्ड, द थीफ सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, स्केप्ड आपकी मेन वर्ब है। द बिल्डिंग, कब स्केप किया, लास्ट नाइट, और कैसे स्केप किया, साइलेंटली। पहले क्या आएगा, मैनर, मैनर आएगा। तो द थीफ मतलब द थीफ हैड स्केप्ड द बिल्डिंग साइलेंटली लास्ट नाइट। आगे, दे बोथ लिव्ड फॉर एवर पीसफुली देयर। अब देखो ये जब देयर एडवर्ब के रूप में आ जाए ना प्लेस में, तो ये सामान्यतः मैनर से पहले चला जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर देयर आपका होता है तो इसको मैनर से पहले यूज़ कर लेते हैं, मैनर बाद में चला जाता है। नॉर्मली मैनर प्लेस से पहले आता है, लेकिन देयर के केस में ये मैनर से पहले जा सकता है। सो दे सब्जेक्ट है, बोथ आपका आ गया इसको बताने के लिए कि वे दोनों। लिव्ड यानी कि रहे, कैसे रहे मतलब कहाँ रहे, तो लिव्ड देयर। कैसे रहे, तो पीसफुली, और कब रहे, फॉर एवर। तो दे बोथ लिव्ड पीसफुली देयर फॉर एवर, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये कि एक काम करो कि इस फॉर एवर को इधर करो और इस देयर को इधर करो। तो दे बोथ लिव्ड देयर पीसफुली फॉर एवर, हमेशा के लिए।
ठीक है, तो देयर के केस में ध्यान रखेंगे कि देयर नॉर्मली मैनर से पहले आता है। ठीक है, आगे अगर वर्ब जो है वो मूवमेंट वाली हो तो ऐसे केस में प्लेस पहले चला जाएगा, मैनर आएगा, फिर टाइम आएगा। जैसे द टीम अराइव्ड, अराइव्ड आने में तो मैनर है, मैनर है तो प्लेस पहले आएगा, सॉरी मैनर नहीं, मूवमेंट है, मूवमेंट है तो प्लेस पहले आएगा। तो द टीम अराइव्ड कहाँ पे आई? एट द सिटी स्टेडियम कैसे आई? तो आप कहोगे पीसफुली, और कब आई? तो यस्टरडे। तो पहले प्लेस, फिर मैनर, फिर टाइम, TMT कह सकते हो आप इसको। सी वेंट, वह गई, कहाँ पे? टू द मार्केट, मार्केट गई, कब? लास्ट नाइट। एलोन, एलोन यानी कि अकेली। अब देखो सी वेंट कहाँ? प्लेस है तो प्लेस पहले आ गया, टाइम लास्ट में आना चाहिए, एलोन बीच में। सी वेंट टू द मार्केट एलोन लास्ट नाइट। ही सब्जेक्ट है, लेफ्ट हरिडली, ही लेफ्ट हरिडली। अर्ली मॉर्निंग फॉर द स्टेडियम, देखो अर्ली मॉर्निंग क्या है? टाइम, हरिडली क्या है? मैनर, फॉर द स्टेडियम क्या है? प्लेस। अब क्योंकि लेफ्ट निकल जाना, चले जाना, ये तो इसमें मूवमेंट है, मूवमेंट है तो पहले मूवमेंट आएगा। तो ही लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, स्टेडियम के लिए वो निकल गया। हरिडली अर्ली मॉर्निंग, हरिडली यानी कि जल्दबाजी में, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो मैनर, प्लेस, टाइम आगे देखेंगे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, कहाँ खेल रहे थे? एट द बीच हैप्पीली, ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन टाइम है सबसे लास्ट में, हैप्पीली पहले आना चाहिए क्योंकि मैनर, प्लेस, टाइम। पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। सेल्फ डिजाइन दिया, देखो। द रेस्क्यू टीम, जो रेस्क्यू टीम थी, रैन इनटू द बर्निंग बिल्डिंग्स टॉप फ्लोर, बर्निंग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में चले जाते हैं। इन द मिडिल ऑफ द नाइट ब्रेवली। अब देखो ये तो था प्लेस, लेकिन रन इनटू तो आपकी कैसी वर्ब है? मूवमेंट वाली, तो प्लेस पहले आएगा, फिर आपका क्या आएगा? मैनर आएगा, मैनर लास्ट में नहीं। इन द मिडिल ऑफ द नाइट आपका टाइम है, इससे पहले आएगा, तो ब्रेवली पहले आ जाएगा। तो द रेस्क्यू टीम ran into the burning building's top floor bravely in the middle of the night, risking their lives to save the trapped families. Next देखेंगे अगला। कुछ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब सेम रहते हैं, जैसे फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है। हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। लेट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो सकता है, अर्ली दोनों हो सकता है, हाई दोनों हो सकता है, लो दोनों हो सकता है, राइट दोनों हो सकता है, रॉन्ग दोनों हो सकता है, स्ट्रेट दोनों हो सकता है, लॉन्ग दोनों हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, फेयर हो सकता है, डीप हो सकता है। हालांकि इसमें से जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं, एक तो भैया फास्ट को स्टार मार्क कर लेना, हार्ड को कर लेना, स्ट्रेट को कर लेना। ठीक है, इन पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। ही ड्रू अ स्ट्रेट लाइन एंड वॉकड स्ट्रेट, ही सब्जेक्ट ड्रू वर्ब है, क्या ड्रॉ किया? लाइन, कैसी लाइन? स्ट्रेट, तो यहाँ पे स्ट्रेट एडजेक्टिव है। एंड वॉकड, एंड वॉक कहाँ चला गया? स्ट्रेट, तो स्ट्रेट यहाँ पे एडवर्ब है। अलोंग इट विदाउट स्टॉपिंग। नेक्स्ट देखो, वी कॉट द अर्ली ट्रेन, वी सब्जेक्ट, कॉट वर्ब, ट्रेन नाउन है, उसके लिए एडजेक्टिव आ जाएगा अर्ली। बिकॉज, क्योंकि, वी वॉन्टेड टू रीच, कब पहुंचना चाहते थे? अर्ली आपका एडवर्ब है, रीच व्हेन, एंड अवॉइड द रश। आगे, इट वॉज अ हार्ड डिसीजन, इट वॉज अ डिसीजन, कैसा डिसीजन था? हार्ड, एडजेक्टिव आ गया। टू मेक, बट सी वर्कड हार्ड, लेकिन उसने वर्क किया। सी वर्कड हाउ, कैसे वर्क किया? हार्ड, हार्ड आपका एडवर्ब आ गया। टू स्टैंड बाई इट। आगे, ही मेड, उसने लिया, द राइट चॉइस, राइट चॉइस, एंड लकीली एवरीथिंग टर्नड आउट राइट, राइट यहाँ पे एडवर्ब है। मेड द राइट चॉइस, तो वहाँ पे चॉइस नाउन, राइट एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान देंगे। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली, स्ट्रेटली जैसा कुछ शब्द नहीं होता, स्ट्रेट होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ही डज नॉट नो, ही सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब नेगेशन, नो आपकी मेन वर्ब है। हाउ टू आपका इन्फिनेटिव के लिए आ गया, टू के बाद में वी वन ड्रॉ आ गया, क्विकली आपका एडवर्ब है, एंड स्ट्रेट आपका एडवर्ब होगा, ना कि स्ट्रेटली। नेक्स्ट, हैविंग नोन, यह जानते हुए, दैट के द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन थी वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर थी। वैसे ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं होता, जनरली एट द प्लेटफॉर्म होता है ट्रेन के लिए। दे रैन, वह दौड़े, कैसे दौड़े?
फास्ट, दे रैन फास्ट, फास्टली नहीं लिख सकते हैं, टू कैच इट। नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे अब कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि डिफरेंस आपको देखना है, थोड़ा सा समझना है। डिफरेंट यूजेस हैं इनके अलग अलग, तो देखेंगे एक बार। एक हार्डली वर्सेस हार्ड है सबसे पहले। भाई देखो हार्डली जो है ना, ये कैसा एडवर्ब है, नेगेटिव सेंस देता है। हार्ड कैसा सेंस देता है, आप कहोगे पॉजिटिव। नॉर्मली ये जो इसकी पोजीशन है, ठीक है, वो कहाँ रहती है ये समझने का प्रयास करेंगे। बिफोर द वर्ब, अगर ये वर्ब के लिए आया है तो बिफोर द वर्ब, या फिर ये किसी एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं तो बिफोर एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव्स के पहले आएगा बिफोर द एडजेक्टिव। हार्ड आपका जो होता है ना, कायदे से ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर कहां पे आते हैं, तो आप कहोगे आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद। एडजेक्टिव से हमेशा पहले ही आता है, ठीक है, बिफोर एडजेक्टिव। सी वर्कड हार्ड टू क्लियर द टेस्ट। सी वर्कड हाउ, कैसे वर्क किया, हार्ड, सही है, पॉजिटिव सेंस है, और टेस्ट को क्लियर किया। टेकिंग इट लाइटली, इसको लाइटली लेते हुए। सी इज ट्राइंग, वह ट्राई कर रही है। सी इज ट्राइंग हाउ, कैसे ट्राई कर रही है, हार्ड ट्राई कर रही है, बहुत कठिन परिश्रम कर रही है, ठीक है। सी कुड नॉट पास द टेस्ट, वह टेस्ट को पास नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, एज इट वॉज वेरी हार्ड या हार्डली। आप पाओगे बेटा हार्ड जो है ना वो एडजेक्टिव भी होता है, वेरी के साथ में हमें एडजेक्टिव की जरूरत है ना कि एडवर्ब की। तो टेस्ट हार्ड था, टफ था। इट इज डैश, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इट इज हार्ड टू डिनाई हर टैलेंट। देखो हार्ड आपका एडजेक्टिव भी होता है, हार्ड आपका एडवर्ब भी होता है, हार्डली सिर्फ और सिर्फ आपका एडवर्ब होता है। तो इट इज हार्ड टू डिनाई हर टैलेंट इवन आफ्टर द इंजरी। सी ट्रेंड डैश, सी ट्रेंड हाउ, भाई वर्ब के बाद आएगा तो क्या आएगा, सी ट्रेंड हार्ड एवरी डे, प्रत्येक दिन। येट शी कुड कंप्लीट, शी कुड कंप्लीट, कंप्लीट आपकी वर्ब है, वर्ब से पहले लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, बिफोर द वर्ब, यानी कि सी कुड हार्डली कंप्लीट। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन के तरीके से काम करता है। देखो एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे। सुशील हु रिसेंटली ज्वाइंड आवर स्कूल वाज अवार्डेड द गोल्ड कप एज ही वर्कड हार्डली थ्रू आउट द ईयर। सबसे पहले अगर उसको अवार्ड मिला है, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस है तो हार्ड आएगा। दूसरा ये भी कह सकते हैं अगर वर्ब के बाद आया ना बेटा तो हार्ड आएगा, हार्डली नहीं। ही डिड नॉट हार्डली नो, बेटा पहले तो नॉट आ रखा है, तो नॉट और हार्डली दोनों एक साथ नहीं आ सकते, डबल निगेशन गलत हो जाएगा। सी डिड नॉट नो एनीवन इन द सिटी, देयरफॉर ही फेल्ट, मतलब ही डिड नॉट नो एनीवन इन द सिटी, देयरफॉर ही फेल्ट होमसिक ऑल द टाइम। नेक्स्ट देखेंगे। ही हार्डनेस एवर कंप्लेन्स, कंप्लेन्स आपकी वर्ब है तो इसके पहले एडवर्ब आएगा, तो हार्डनेस नहीं आएगा, हार्डली होगा। ये फालतू के क्वेश्चन बनाता है एसएससी वाले, ये हार्डली की जगह पे हार्डनेस लगा के दे रहे हैं, मतलब कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, ठीक है। शिवा इज अ हार्ड वर्कर, तो वर्कर नाउन, एडजेक्टिव उसके लिए हार्ड। ही वर्क्स हाउ, कैसे काम करता है, वर्क्स वर्ब है, वर्ब के बाद आएगा तो क्या आएगा, आप कहोगे हार्ड आएगा, ठीक है। अगला भाई कॉन्सेप्ट है हमारा हाईली वर्सेस हाई। हाई जो होता है वो दो काम करता है, फर्स्ट ये एडजेक्टिव है, सेकंड ये एडवर्ब है। हाई जो है ये आपका बेसिकली प्लेस के सेंस में भी आ सकता है और मैनर के सेंस में भी आ सकता है, ठीक है, हाई। इसके अलावा ये जो हाईली होता है ना मेरे भाई, ये डिग्री वाला एडवर्ब है। नॉर्मली ये वर्ब जो होती है ना, या जो V3 वाले एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले आता है हाईली, ठीक है। कहीं ना कहीं हाईली देखो वेरी का सेंस देता है, वेरी की जगह पे, और इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है लेकिन वेरी जैसा सेंस इसका जरूर आता है। हाई बेसिकली किसका सेंस देता है, ऊंचाई का, ठीक है। देखो एक बार, द काइट फ्लू, काइट कहाँ उड़ी, ऊंचा, ऊंचाई का सेंस है तो हाई, और कितना हाई, एबव द ट्रीज। सी अर्नड डैश स्कोर, स्कोर नाउन है तो इसके लिए एडजेक्टिव आएगा, तो सी अर्नड अ हाई स्कोर। सी इज डैश स्किल्ड, बेटा स्किल्ड आपका क्या है, V3 है, V3 के पहले क्या आ जाएगा, सी इज हाईली स्किल्ड, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है,
शी इज हाईली स्किल्ड इन रोबोटिक्स। इन द टूर्नामेंट के फाइनल में शी डिफीटेड ओपोनेंट्स विथ डैश रैंकिंग्स। रैंकिंग्स आपका क्या है? नाउन है। विथ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट रैंकिंग्स, तो रैंकिंग्स नाउन है तो इसके लिए एडजेक्टिव आएगा तो क्या आएगा? हाई। एडजेक्टिव तो हाई होता है। एग्जीक्यूटिंग गेम प्लान को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है, प्रेज्ड बाई ऑल। अब प्रेज्ड आपका V3 है, पार्टिसिपल है, तो हाईली प्रेज्ड बाई ऑल। ऐसा गेम प्लान था जो कि हाईली प्रेज था सबके द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, SSC MTS का क्वेश्चन है। द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई। बेटा ऊंचाई की बात है, अगर ऊंचाई की बात है तो वेंट हाई इन द स्काई लिखते हैं, ना कि हाईली इन द स्काई। ऑल्दो द फिल्म हैड अ स्लो बिगिनिंग। बेशक फिल्म की जो बिगिनिंग थी वो स्लो थी, ठीक है, कम कम चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, ठीक है। ऑल्दो द फिल्म हैड अ स्लो बिगिनिंग, इट वॉज हाई प्रेज्ड। अब कैसे प्रेज की गई थी? इट वॉज प्रेज्ड हाईली। भाई इसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया था, वेरी का सेंस है, इट वॉज हाईली प्रेज्ड। प्रेज्ड है तो उसके साथ हाईली आ जाएगा, ठीक है। बाई क्रिटिक्स फॉर इट्स स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंस एंड इमोशनल डेप्थ। अगला आपका क्वेश्चन है, ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ। ही ऑलवेज एम्ड हाउ, कैसे एम करता था? हाउ यानी मैनर यानी कि हाई। नेक्स्ट, वाइल द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, जब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया था, ऑन अ डैश प्लेटफॉर्म। ऐसा प्लेटफॉर्म, तो आर्टिकल ये नाउन है तो आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। टू अवॉइड, किस चीज़ को अवॉइड करना था? फ्लड डैमेज। इट्स डिज़ाइन वॉज डैश क्रिटिसाइज्ड। क्रिटिसाइज्ड ईडी फॉर्म है, ईडी फॉर्म के पहले क्या आता है? हाईली। इट्स डिज़ाइन वॉज हाईली क्रिटिसाइज्ड फॉर लैकिंग एस्थेटिक अपील एंड प्रॉपर वेंटिलेशन। तो एक में हाई फिर अगले में हाईली, कौन सा वाला हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। आगे, सो हो गया, वेरी हो गया और मच हो गया। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको देखेंगे। बेटा देखो, ये सो होता है ना, ये सामान्यतः हम तब लिखते हैं जब सो के साथ में आगे दैट का पेयर बन रखा हो, नॉर्मली तभी आता है। सो का जो सेंस होता है ना, वो इतना का सेंस देता है। ये जो वेरी है ना, ये बहुत न्यूट्रल है, और वेरी का प्रयोग हम नॉर्मली एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं, खास करके जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाले एडजेक्टिव होते हैं ना, या फिर पार्टिसिपल कहूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में बहुत यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, इनके साथ बहुत यूज होता है। ये जो मच है, मच, ये एक तो डिग्री को बताता है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत के सेंस में यूज होता है, या कहूँ कि किसी चीज की मात्रा को बताता है, ऐसे लिखो, क्वांटिटी, या तो क्वांटिटी का सेंस होगा तब आ जाएगा। जो मच का सेंस होता है ना, वही वेरी मच का होता है लगभग, ठीक है। मच आए या वेरी मच आए, बात एक ही होती है, क्वांटिटी, या फिर ये आपका पैसिव सेंस जब जब बनेगा तब आएगा। देखो, पास्ट पार्टिसिपल के साथ में भी हम वेरी लिख सकते हैं, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल जब एक्टिव सेंस में हो, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल इन एक्टिव सेंस, और ये पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव सेंस। तो मच तब आएगा जब पास्ट पार्टिसिपल पैसिव सेंस में हो, वेरी तब आएगा जब पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव सेंस में हो, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो के साथ में दैट का पेयर बनता है, ध्यान देंगे। सो और सच का डिफरेंस भी यहीं पे देख लेंगे। सो तब लगाते हैं जब साथ में क्या हो? एडजेक्टिव। और बेटा सच तब लगाते हैं जब साथ में क्या हो? नाउन, ठीक है। सच के साथ में क्या स्ट्रक्चर बनता है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। देखो, मैं 2-4 एग्जांपल्स लिखता हूँ, उनको एक बार समझ लेना, उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सो और सच पे जाते हैं, फिर वेरी और इस पे आ जाएंगे। देखो, पहला मैंने एक एग्जांपल लिखा, राधिका इज टू रिच टू बाई अ न्यू कार। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें एरर बताओ, ठीक है। एक मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, रवि इज टू कूल टू एक्सेप्ट
या टू रिजेक्ट दिस प्रपोजल, ऐसे लिखते हैं। देखो भाई, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं इस वाले को आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या एरर है। जब भी आपका ये वाला स्ट्रक्चर आता है ना बेटा, टू फिर आपका एडजेक्टिव और फिर आपका टू प्लस में V1, यहाँ पे समटाइम्स एडवर्ब भी आ जाता है, तो ये सेंस देता है कि कोई व्यक्ति इतना है कि वो ये नहीं कर सकता। तो इस सेंटेंस का जो सेंस है ना, इसका लिखने का दूसरा एक वे है, इसको ऐसे लिख सकते हो कि रवि इज टू। अच्छा, इसमें एरर क्या है, पहले एरर भी बता देता हूँ। टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। ये जो फुल है ना, ये नाउन होता है, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है, इसीलिए क्या आ जाएगा, फुलिस। तो रवि इज सो फुलिस, रवि इतना मूर्ख है। अब देखो, अगर हमने लिखा है टू तो इसके साथ में हमने आगे टू प्लस V1 लिखा है। अगर इसी टू को मैंने सो लिख दिया तो आगे सो का पेयर क्या बनता है, दैट ही कैन नॉट रिजेक्ट दिस प्रपोजल। रवि इतना मूर्ख है कि वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब प्रपोजल खराब रहा होगा तो रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब अगर ये बात समझ आ गई है तो इसी चीज को बेटा अगर हम इसमें लिख के देखें, इस वाले में, तो सेंस क्या बनेगा, आप कहोगे राधिका इज, सॉरी टू को बदल देते हैं सो में, सो रिच दैट शी कैन नॉट बाई अ न्यू कार। अब जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखोगे आप कहोगे सर हो गई गड़बड़। गड़बड़ क्या हुई है कि राधिका इतनी अमीर है कि एक नई कार नहीं खरीद सकती। ये किस तरीके की अमीरी है, सेंस गलत हो गया बेटा। अगर इस सेंटेंस को सही करना है तो एक तरीका तो ये है कि क्यों ना बेटा इस रिच की जगह पे हम पुअर लिख दें। राधिका इज टू पुअर टू बाई अ न्यू कार, राधिका इतनी गरीब है कि कार नहीं खरीद सकती, तो सेंटेंस सही हो सकता है। और यहाँ पे भी फिर रिच की जगह पे क्या आएगा, आप कहोगे पुअर आएगा बेटा। ठीक है, राधिका इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाई अ न्यू कार। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि इस टू रिच को रिच रहने दो, मतलब रिच को रिच रहने दो, लेकिन रिच की जगह के साथ में जो टू लगाया है, अल्टीमेटली जो गलती है वो इस टू की वजह से हो रही है क्योंकि नेगेटिव शब्द है। तो क्यों ना इस टू को हटा के हम ये लिख दें कि राधिका इतनी अमीर है कि कार खरीद सकती है। राधिका इज रिच इनफ। और ध्यान रखना, इनफ जब नाउन के लिए आता है तो नाउन से पहले आता है, इनफ जब एडजेक्टिव के लिए आता है तो एडजेक्टिव के बाद आता है। तो ये रिच एडजेक्टिव है, इसके बाद आएगा इनफ। राधिका इज रिच इनफ, और किस चीज के लिए रिच इनफ है, टू बाई अ न्यू कार, कि वो एक नई कार खरीद सकती है। और अगर इस वाले सेंटेंस को, इसमें तो हमें पुअर लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ये इनफ वाला हमने बनाया है, अगर इसको हमें इस तरीके से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे भाई, राधिका इज सो रिच दैट शी कैन बाई अ न्यू कार। यानी कि कहीं ना कहीं मैं आपको समराइज करके दे देता हूं कि अगर स्ट्रक्चर ये है जहां पे टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 है, तो इसको हम बदल के कैसे लिख सकते हैं, तो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस जनरली कैन कुड मे माइट, ये सब आते हैं, ठीक है, प्लस नॉट प्लस V1। तो इसको इस तरीके से हम चेंज करते हैं, है ना भाई। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें हमने क्या किया कि अगर आपका स्ट्रक्चर ये आ जाए कि पहले एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के साथ में इनफ आया, फिर टू प्लस V1, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आएगा, फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, फिर आपका दैट आएगा,
फिर आपका क्या आएगा, आप पाओगे कि सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका जो मॉडल्स हैं, जो ऊपर लिखे हुए मॉडल्स हैं, यही मॉडल्स आते हैं जनरली, तो मॉडल लिख रहा हूँ, प्लस आपका मेन वर्ब। यहाँ पे नॉट नहीं आता है। तो ये दो तरीके होते हैं। आई होप आपको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। अब थोड़ा सा सो का और सच का रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देंगे। ये जो सो है ये आता है किसके लिए, एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए। और ये जो सच है, जो सेंस और आगे इसके क्या आता है, दैट आता है। सेम इसी सेंस में क्या आता है बेटा, सच आता है। और सच कब आता है, सच आएगा तो पहले आपका आर्टिकल ए या एन आता है जनरली, अगर नाउन काउंटेबल है। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव है तो फिर एडजेक्टिव आएगा, और फिर लास्ट में आपका क्या आता है, नाउन आता है। तो नाउन आपका लास्ट में आता है जनरली, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, नाउन आपका लास्ट में आता है, ठीक है। तो सो एडजेक्टिव एडवर्ब, दैट बराबर सच, सच के साथ में अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, नहीं तो नाउन। यानी कि अल्टीमेटली सच तब लगाते हैं जब नाउन होता है, और सो तब लगाते हैं जब आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि बिना नाउन के सच लगाना हो तो क्या लगा पाएंगे, नहीं। सच सिर्फ तब आएगा जब नाउन होगा, या फिर अकेला ही आ जाए, प्रोनाउन के तरीके से आ जाए सच। क्या सो के साथ नाउन आ सकता है, तो बिल्कुल। आपके कुछ एडवर्ब्स होते हैं, इनको भी यहाँ पे लिख लेना। एक आपका जैसे सो है, एज है, हाउ है, टू है, दिस और दैट। यहाँ पे दिस और दैट यह वह नहीं होते, दिस और दैट का मतलब होता है इतना। अगर ये आ जाएं तो इनके साथ में अगर एडजेक्टिव भी है और बेटा नाउन भी है, तो ध्यान देंगे इस एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल ए या एन का लगाना ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है। कहाँ पे लग रहा है, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में। सच के साथ कहाँ पे आ रहा है आर्टिकल, यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा सच अ टफ क्वेश्चन it was that no one could solve it। क्वेश्चन इतना मुश्किल था कि कोई उसको सॉल्व नहीं कर पाया। अगर इसी चीज़ को देखो, ये क्योंकि क्वेश्चन आपका नाउन है, अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं कि सो की जगह, मतलब सच की जगह पे सो आ जाए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे ऊपर भी ऐसे ही लिख सकते थे। ऊपर वाले को भी मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, ठीक है, मेक इट ईजियर। तो इट वॉज सच अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इट वॉज सो टफ अ क्वेश्चन, और उसके बाद में जो है आगे वैसे जाएगा। यानी कि देखो बात बहुत सिंपल है। अगर सो लगाना था तो हमने आर्टिकल क्वेश्चन के पहले लगाया, अगर सच लगाना था तो आर्टिकल टफ के पहले लगाया। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ जाओ अब सो और इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। और सो जनरली यही सेंस देता है, इतना वाला। इन क्वेश्चंस को फिल करते हैं। ही डज नॉट टॉक डैश इन मीटिंग्स। ही डज नॉट टॉक, वर्ब के लिए कभी भी वेरी का प्रयोग आपको नहीं करना है, तो वेरी आ नहीं सकता। ही डज नॉट टॉक, सो भी नहीं लिखेंगे वर्ब के लिए। तो ही डज नॉट टॉक मच, वह ज़्यादा बात नहीं करता है, क्वांटिटी बता रहे हैं बातों की, ठीक है। द ऑफिस वॉज डैश स्ट्रॉन्ग दैट आई कुड नॉट स्लीप। बेटा अगर दैट आगे आ रखा है तो क्या लगाएंगे, तो द सॉरी नॉट ऑफिस, कॉफ़ी। पता नहीं मेरा भी पढ़ते पढ़ते ना दिमाग हिल गया है, काफ़ी टाइम से लंबी रिकॉर्डिंग भी हो गई है काफ़ी,
ठीक है, तो द कॉफी वॉज सो स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखेंगे, शी स्पोक डैश क्वाइटली। आगे क्या दैट लगा रखा है? नहीं, सिंपल कॉमा है, आगे एंड है, और क्वाइटली एडवर्ब है, तो इसके लिए सिंपल क्या लगा सकते हैं? शी स्पोक वेरी क्वाइटली। मच क्वाइटली नहीं लिखते हैं, मच जनरली कब आता है? जब पैसिव सेंस हो या क्वांटिटी का सेंस हो, ठीक है। एंड द म्यूजिक वॉज डैश लाउड, आगे क्या रखा है? दैट। अगर दैट आ रखा है तो क्या आ जाएगा? सो लाउड। दैट वी डिड नॉट कैच, क्या नहीं कैच कर पाए? अनाउंसमेंट का ज़्यादा नहीं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं समझ पाए, तो वी डिड नॉट कैच मच ऑफ द अनाउंसमेंट। मच यहाँ पे प्रोनाउन की तरीके से भी यूज किया जा सकता है, कैच का ऑब्जेक्ट है मच एक तरीके से, है ना। आगे देखेंगे, रोहित शर्मा सेंचुरी वॉज वेरी एक्लेम्ड। बेटा किस चीज अक्लेम कर रहा है कोई? इसका मतलब है ये तो पैसिव स्ट्रक्चर है भाई, रोहित शर्मा की सेंचुरी को अक्लेम किया गया यानी तारीफ की गई, पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर है, उसकी स्टेट नहीं है, ऐसा नहीं कि सेंचुरी की स्टेट है कि तारीफ है, लोग तारीफ कर रहे हैं, पैसिव है। पैसिव में वेरी नहीं, क्या आता है? मच। तो रोहित शर्मा सेंचुरी वॉज मच एक्लेम्ड इन द मीडिया। सीपीयू मेंस का क्वेश्चन है भाई। सी रन्स वेरी क्विक, वेरी क्विकली हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वेरी क्विकली कहाँ है? देखो सी रन है, गलत हो जाएगा, सी रन है, गलत हो जाएगा। रन्स वेरी क्विकली, मच क्विकली, तो मच क्विकली नहीं आता, क्या आता है? वेरी क्विकली, ठीक है। आगे, आई एम वेरी मच प्लीज्ड टू सी यू हियर। अब देखो वैसे तो प्लीज्ड आपको ईडी फॉर्म वाला एडजेक्टिव लगेगा, लेकिन मैं प्लीज्ड हूँ, क्या कोई मुझे प्लीज कर रहा है या मेरी स्टेट है? स्टेट है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल होते हुए भी ये बेसिकली कैसा सेंस दे रहा है? एक्टिव। और पास्ट पार्टिसिपल अगर एक्टिव सेंस देते हैं तो क्या आता है उनके साथ? वेरी। वेरी आता है, देख लो एक बार, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, टू मच नहीं होगा, वेरी प्लीजिंग। प्लीजिंग तो नहीं लिखना है, हम किसी को प्लीज नहीं कर रहे हैं, हम प्लीज्ड हैं, खुश हैं, तो आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी यू हियर टुडे। नेक्स्ट, हिज स्पीच वॉज नॉट ओनली इमोशनल, नॉट ओनली इमोशनल, इमोशनल के पहले क्या लगाओगे? मच इमोशनल तो नहीं लिख सकते, वेरी इमोशनल लिखते हैं, तो मच वाले दो ऑप्शन हट गए। आगे, एंड इंस्पायरिंग स्पेशली टू द यंगर ऑडियंस बट ऑल्सो डैश नीडेड। नीडेड तो वर्ब है, बहुत जरूरी थी, मच नीडेड, मच नीडेड यानी कि ये वाला आ जाएगा। ऑल्दो द स्पीकर वॉज सो नॉलेजेबल एंड प्रेजेंटेड द फैक्ट्स। आगे क्या दैट वगैरह है? नहीं है। सो ऑल्दो द स्पीकर वॉज वेरी नॉलेजेबल, एडजेक्टिव्स के साथ नॉर्मली क्या लगाते हैं? वेरी लगाते हैं। वेरी नॉलेजेबल एंड प्रेजेंटेड द फैक्ट्स क्लियरली। इट वॉज हिज स्टोरी टेलिंग दैट मेड द सेशन सो एंगेजिंग। अब देखो यहाँ पे एंगेजिंग के आगे क्या लगा रखा है? दैट। दैट है तो सो आपका सही है, ठीक है। आगे, टू मच और मच टू, इन दोनों का देखेंगे भाई। देखो जब भी दो शब्द होते हैं उनमें हेड कौन होता है? बाद वाला जनरली। अब इसमें क्या है? मच हेड है, मच। मच सामान्यतः किसके लिए आता है? तो आप कहोगे नाउन्स के लिए। भाई मच तो क्वांटिटी को दिखाता है ना, तो जनरली अगर नाउन है तो टू मच लगाएंगे। तो टू मच किसके साथ आता है? नाउन्स के। यहाँ पे हेड क्या है? टू। तो टू क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो मच टू किसके लिए आएगा? मच टू आपका आएगा बेटा एडजेक्टिव्स के लिए। तो अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? मच टू, जिसमें से मच को हम छोड़ भी सकते हैं, अकेला टू आ जाए। अगर कोई नाउन है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टू मच, जिसमें से हम टू को छोड़ भी सकते हैं, अकेला मच आ जाए, क्योंकि मच ही मेन है। आई एट डैश एट लंच। अब बेटा आई एट वॉट? क्वांटिटी बतानी है ना, क्वांटिटी के लिए तो यही वाला आ सकता है, ठीक है। ये आपका क्वांटिटी को बताता है, मैंने बहुत खाया, सो आई एट टू मच। विदाउट नाउन भी लिखेंगे तो टू मच ही लिखेंगे, है ना। द हाइक इज डैश लॉन्ग। लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो मच टू लॉन्ग। आगे, देयर इज डैश ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? नाउन है। नाउन है तो टू मच। आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद में द रिवर रैन डैश फास्ट। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? मच टू फास्ट। एंड द ट्रेल वॉज कवर्ड विथ डैश डेवरिस। डेवरिस नाउन होता है। नाउन होता है जो मलबा होता है ना, उसको बोलते हैं, तो टू मच डेवरिस। आगे, हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल फॉर मी। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। पेनफुल क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए क्या लगाते हो?
मच टू, सिंपल है। तो हर फेलियर इन लाइफ इज मच टू पेनफुल फॉर मी। देयर इज एविडेंस दैट मच टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है? नाउन। अगर ये नाउन है तो मच टू आएगा, टू मच आपका होगा टू मच। टू मच टेक्नोलॉजी कैन लीड टू अ लॉस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। आगे देखेंगे, द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर। क्लियर क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा? आप कहोगे सर मच टू क्लियर टू मी, ठीक है। आगे, ऑल्दो द सेफ हैड अ कोजी एम्बियंस एंड ग्रेट कॉफी, इट वॉज मच नॉइजी। अब देखो नॉइजी क्या है? एडजेक्टिव, इसके लिए मच तो नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? मच टू नॉइजी, ये वाला मच टू नॉइजी। आगे देखते हैं, अगला आपका येट और स्टिल, ये दोनों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। येट और स्टिल, देखो स्टिल दिखाता है कॉन्टिन्यूटी को और येट दिखाता है नेगेटिव कंप्लीशन को। कोई काम अगर अभी तक नहीं हुआ तो येट लगाएंगे, कोई काम अभी भी कर सकते हैं, उसको करने का टाइम है, कोई चीज अभी भी चल रही है तो स्टिल लगाएंगे। जनरली कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है और इंडेफिनिट भी आ सकता है। ठीक है, यहां पे सामान्यतः परफेक्ट टेंस आता है, वो भी नेगेटिव वाला परफेक्ट टेंस नॉर्मली। हालांकि इसके साथ में ना येट के साथ में एक स्ट्रक्चर और आता है, इज आ सकता है, मतलब कोई भी आ सकता है, इज, एम, आर, एज, हैव, ये सब आ सकते हैं। और इसके साथ में येट आ जाए, फिर टू आ जाए और फिर आपका V1 आ जाए, ये वाला स्ट्रक्चर भी होता है। सी स्टिल हैज अ चांस टू विन द टाइटल या सी येट हैज अ चांस? अभी भी चांस है ना, कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी है तो सी स्टिल हैज अ चांस। हिज मदर हैज ऑलरेडी कॉल्ड हिम 3 times बट ही हैजंट रिप्लाइड, उसने रिप्लाई नहीं किया ना, अब तक कोई काम नहीं किया, नेगेटिव कंप्लीशन है तो येट। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसको कॉल किया, ही वॉज डैश प्लेइंग आउटसाइड, कॉन्टिन्यूस टेंस है, वह तब भी बाहर खेल रहा था ना, कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी है तो ही वॉज स्टिल प्लेइंग। सी हैज स्टिल या येट टू परफॉर्म एट द फंक्शन, आगे 2+V1 है तो स्टिल टू कभी नहीं होता है, सी हैज येट टू। सी वॉज स्टिल या येट अनवेल, सी वॉज स्टिल अनवेल, अभी भी वो अनवेल थी व्हेन आई कॉल्ड हर। देखो एक बार प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग, क्या आप अभी भी मतलब डरते हो? अभी भी डरते हो मतलब कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी तो आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है। वी येट हैव टाइम फॉर कैचिंग द फ्लाइट, वी स्टिल हैव टाइम, अभी भी हमारे पास टाइम है, वी स्टिल हैव टाइम, तो स्टिल आएगा, येट नहीं आएगा, येट है ये ऑप्शन। वी स्टिल हैव टाइम टू कैच द फ्लाइट। नेक्स्ट देखेंगे, वी येट हैव टाइम टू कैच द बस, पहले फ्लाइट था, बस आ गया है, बस फर्क यह है कि येट नहीं, क्या आना चाहिए, वी स्टिल हैव टाइम। मोहन इज स्टिल कंफ्यूज्ड, मोहन अभी भी कंफ्यूज्ड है, कॉन्टिन्यूटी है तो स्टिल आपका सही लग रहा है। अबाउट इज हायर स्टडीज को लेके सब सही है तो नो एरर। सी इज येट रिप्लाइंग टू माई मैसेज, सी इज येट रिप्लाइंग टू माई मैसेज, सबसे पहले या तो लिखो सी इज स्टिल रिप्लाइंग टू माई मैसेज या फिर सी इज येट टू रिप्लाई टू माई मैसेज। देखो सबसे पहले सी हैज़ मच टू रिप्लाई, ये तो कोई सेंस नहीं है, सी हैज़ टू रिप्लाई नहीं है, जो दे रखा था वो तो गलत ही है। सी हैज़ येट टू रिप्लाई, हैज भी लगा सकते हैं या सी इज येट टू रिप्लाई, दोनों आ सकते हैं, अभी भी रिप्लाई करना बाकी है। दो बेशक द कमिटी हैज़ डिस्कस्ड द प्रपोजल एक्सटेंसिवली, बेशक कमिटी ने जो प्रपोजल है उसको एक्सटेंसिवली डिस्कस कर लिया है, इवेल्युएट कर लिया ऑल द रिस्क एंड रिव्यू कर लिया एवरी क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ येट टू रीच, ठीक है, अभी भी यूनानिमस डिसीजन पे पहुंचना बाकी है, तो इट इज़ स्टिल रीचिंग नहीं, दे आर स्टिल टू रीच नहीं, दे हैव येट टू रीच, देखो दे हैव येट टू रीच भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि कमिटी को क्या माना है, सिंगुलर,
अगर सिंगुलर माना है तो इसको इट के साथ जाना चाहिए, इट इज येट टू रीच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। आगे एक और कॉन्सेप्ट आपका फेयरली वर्सेस रेदर, कब फेयरली आना चाहिए और कब आपका रेदर आना चाहिए। भाई देखो दोनों ही एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। फेयरली सामान्यतः पॉजिटिव सेंस देता है जब चीजें कैसी होती हैं, एक्सपेक्टेड, ठीक है, पॉजिटिव। रेदर बेसिकली आपका कैसा सेंस देता है, आप कहोगे नेगेटिव, जब चीजें कैसी होती हैं तो आप कहोगे अनएक्सपेक्टेड। इफ समथिंग इज अनएक्सपेक्टेड तो ऐसे केस में आप क्या लगाओगे, रेदर। आप बेसिकली देखो द एग्जाम वॉज डैश ईजी बट द थर्ड सेक्शन वॉज डैश डिफिकल्ट। देखो ईजी एक पॉजिटिव नेचर का वर्ड है तो जनरली फेयरली आ जाएगा, द एग्जाम वॉज फेयरली ईजी, बट द थर्ड सेक्शन, एक सेक्शन ऐसा था जो बहुत डिफिकल्ट था तो रेदर डिफिकल्ट। इवन आफ्टर 10 years द विलेज इज डैश द सेम। जनरली अगर आर्टिकल बाद आया तो रेदर के साथ आता है, ना कि फेयरली के साथ। फेयरली से पहले आर्टिकल आता है, रेदर के बाद में। रेदर के पहले और बाद दोनों जगह आ सकता है, फेयरली के पहले ही आता है। स्ट्रेंज द प्लेस इज डैश क्वाइट टुडे, कुछ ज़्यादा ही क्वाइट है। अगर कोई चीज़ आपको स्ट्रेंज लगी तो वो एक्सपेक्टेड है कि अनएक्सपेक्टेड, आप कहोगे अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड है तो रेदर। देखो अनलाइक हिज ब्रदर हु इज डैश रूड, रूड तो नेगेटिव है, रेदर रूड। ही वॉज फेयरली पोलाइट, पोलाइट पॉजिटिव है तो फेयरली पोलाइट। सी इज डैश शॉर्ट, हाउ कैन दे सेलेक्ट हर, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सरप्राइजिंग चीज है, सरप्राइजिंग चीज है तो इज रेदर शॉर्ट, कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है। द कंपनसेशन दैट द गवर्नमेंट एग्रीड टू प्रोवाइड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। वैसे डिपेंडेंट्स ने यहाँ पे ये वाला डिपेंडेंट्स आना चाहिए, ठीक है, ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। भाई हमने कहा है कि जो कंपनसेशन सरकार दे रही है ना वो कुछ ज़्यादा ही कम है, स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है ये। तो आप एक बता दो, कोई चीज़ कुछ ज़्यादा ही कम होगी तो फेयरली आएगा या रेदर, आप कहोगे रेदर। वैसे कंपैरेटिव डिग्री की ज़रूरत नहीं है, रेदर लो लिख दो, या तो रेदर लो, कुछ ज़्यादा ही कम है। मिस्टर नारायणन इज़ अ रेदर लेजी मैन, कुछ ज़्यादा ही लेजी आदमी है, ओके ठीक है, रेदर के पहले आर्टिकल आ सकता है, नो एरर। कुछ ज़्यादा ही आलसी है, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि लेजी के लिए फेयरली तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। द अमाउंट दैट आई हैव पेड, जो अमाउंट मैंने पे किया है फॉर द कार इज़ फेयरली ऑपरेसिव। ऑपरेसिव का मतलब कोई चीज़ जो बहुत आपको मतलब खराब है, जो ऑपरेशन करे लोगों का, इसका मतलब है फेयरली नहीं, रेदर आएगा क्योंकि नेगेटिव क्वालिटी है। सी गेव रेदर अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सी गेव अ रेदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इनफ फॉर अस। वैसे देखा जाए ना, कोई चीज़ अगर हमारे लिए इनफ है और डिटेल्ड है तो इसका मतलब है रेदर नहीं, फेयरली। सी गेव अ फेयरली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज़, मेन आइडियाज़ को समझने के लिए काफ़ी था, बट इट स्टिल लेफ्ट अ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अनआंसर्ड, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए। तो डिटेल्ड ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक था। तो भाई ये था आपका पूरा का पूरा पार्ट जो कि एडवर्ब का था। बाकी मेरे भाई अगर आप ढंग से पढ़ाई करना चाहते हो, ढंग से तैयारी करना चाहते हो, तो आप जरूर चेकआउट करें हमारा इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच 699 रुपये में आरजी विक्रमजीत ऐप पे अवेलेबल है। अपडेटेड बैच है, बहुत ज़बरदस्त शानदार कंटेंट आपको इसमें मिलता है, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। हमारा वीओडी का एक कॉम्बो भी आपको मिलता है अगर सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ने हैं। देखो मैंने पूरे के पूरे क्लास के दौरान कोई ऐड नहीं किया, कोई कुछ नहीं, बड़े तसल्ली से और शिद्दत से आपको पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो भाई एक बार शेयर जरूर कर देना हर जगह, जो भी आपके ग्रुप में, टेलीग्राम वेलीग्राम सब जगह। पूरी की पूरी 1 शॉट वीडियो है ये, और इसमें कंप्लीट एडजेक्टिव चैप्टर मैंने कराया है। अगली वीडियो में हम इन्वर्जन चैप्टर कराएंगे। कॉम्बो बैच जो हमारा है वो 2299 रुपये में सारे सब्जेक्ट के वीओडी आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी मेरे भाई एक चीज़ जो आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए, पेपर का सीजन है, प्रैक्टिस बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभ्यास्त्र इज़ द प्लेस, यही है वो किताब जो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत मदद करेगी। बाकी इसके अलावा जो इस टाइम पे क्योंकि पेपर पास में है, तो अगर ग्रामर का रिवीजन करना है तो मतलब वोकैब का रिवीजन करना है तो वोकैब रिवीजन बुक आपके पास होना जरूरी है। अगर ग्रामर का रिवीजन करना है तो इंग्लिश फार्मूला बुक होना जरूरी है। छोटी छोटी दोनों किताबें हैं, लगभग 180-190 रुपये के अंदर दोनों किताबें आपको मिल जाती हैं, जो कि आपके फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लास की PDF और सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी।
तो जाइए टेलीग्राम पर रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, दोनों चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, दोनों को, एक को नहीं दोनों को, ठीक है। बाकी मेरे भाई मिलेंगे एक बार फिर से अगली किसी वीडियो में। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।